एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं गांव अपने अपार्टमेंट में सो रहा है। तभी उसे डाजी की आवाज सुनाई देती है। गांव जल्दी से उठता है और देखता है डाजी दोनों से लुढ़क रहा है। गांव डाजी से पूछता है, डाजी क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तभी गांव की नजर डाजी के दांतों में पड़ती है। डाजी के दांत पिछली बार से अलग लग रहे हैं। गांव समझ जाता है डाजी इवोल्व हो रहा है। डाजी एक सेंटीपीड है जिनकी इवोल्यूशन थोड़ी धीरे धीरे होती है। फिर गांव डाजी से कहता है, डाजी तुम चिंता मत करो, ये दर्द केवल थोड़े टाइम ही रहेगा। ये कर गांव अपने अपार्टमेंट से अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो सब कह रहे हैं, क्या तुमने उसे देखा? वो एक स्प्रिट थी, वो यहाँ ग्रेट चेन को लेने के लिए आई है। ये कर सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। गांव कहता है, आसमान? आसमान में क्या है? गांव भी आसमान की तरफ देखता है। उसे एक बड़ा सा पंछी दिखाई देता है। ये एक स्प्रिट है। ये वही पंछी है जो रात को ग्रेनी चेन के रूम में आया था, बस अब पिछली बार से रंग बदल गया है। उन लोगों में से एक कहती है, ये शायद ग्रेनी चेन को लेने आया है। दूसरा कहता है, ढंग से देखो, यही ग्रेनी चेन है जो हमें छोड़कर जा रही है। गांव जब उस पंछी को देखता है उसे एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, मोस्टर नेम सोल गार्डियन, मोस्टर लेवल 25, मोस्टर क्वालिटी परफेक्ट, मोस्टर एट्रीब्यूट सोल सिस्टम। गांव उस उड़ते हुए पंछी को देख के कहता है, ग्रेनी चेन हमें छोड़कर चली गई। तभी गांव को याद आता है ग्रेनी चेन के पास एक ग्रेटेस्ट स्पाइडर थी। अब जब उस ग्रेटेस्ट स्पाइडर के मास्टर की डेथ हो चुकी है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो मॉन्स्टर चाहे तो जंगलों में जा सकता है, लेकिन यहाँ उसको सर्वाइव करना काफी मुश्किल होगा। हो सकता है भूख और डर उसे और ज्यादा गुस्सेल बना दे और वो इंसानों पर अटैक करने लगे। ये सोचकर गांव ग्रेनी चेन के अपार्टमेंट की तरफ भागने लगता है और कहता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। गांव ग्रेनी चेन के अपार्टमेंट के पास पहुंच देखता है अपार्टमेंट का डोर लॉक है। गांव कहता है, अंदर से कोई आवाजें नहीं आ रही, यानी इसका मतलब वो स्पाइडर अंदर नहीं है। ये स्पाइडर्स अंधेरे में और दीवार के कोनों में छुपना पसंद करते हैं, यानी इसका मतलब जेगर गांव अपने लेफ्ट में देखता है, उसे दीवार के ऊपर वो ग्रेट स्पाइडर दिखाई देती है। गांव से देख कहता है, मुझे ही मिल गई, डाजी जल्दी से आ जाओ। गांव की आवाज डाजी तक पहुंच जाती है। डाजी तुरंत भागकर गांव के पास आ जाता है। डाजी ने पहले भी उस ग्रेट स्पाइडर को मारा था। वो ग्रेट स्पाइडर जैसी डाजी को देखती है बहुत ज्यादा डर जाती है, इतनी कि वो अपने आप ही उस दीवार से पकड़ खो देती है और बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है। गांव उस ग्रेट स्पाइडर को देख कहता है, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, डरो मत। तभी उस ग्रेट स्पाइडर को कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं जिसके अंदर ग्रेनी चेन ने उससे कहा था, मैं कुछ ही टाइम में मरने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई कनेक्शन नहीं बनाया, मैंने तुम्हें कभी कोई नाम नहीं दिया, केवल इसलिए ताकि मेरे बनने के बाद तुम्हें कोई और पाल सके। मुझे यकीन है तुम्हें कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा। ये कहते हुए ग्रेनी चेन उस ग्रेट स्पाइडर के सर पर अपना हाथ रखती है। तभी गांव भी ऐसा ही करता है। वो उस ग्रेट स्पाइडर के सर पर अपना हाथ रखता है और उसे कहता है, तुम्हारे लिए टाइम बहुत मुश्किल है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर। इवॉल्व फैक्ट, वैसे मैंने ये सेकंड एपिसोड में बताया था, लेकिन फिर से हर मॉन्स्टर के दो रूप होते हैं, नॉर्मल स्टेट एंड अग्रेसिव स्टेट। नॉर्मल स्टेट के अंदर मॉन्स्टर का साइज काफी कम रहता है। अग्रेसिव स्टेट में उसका साइज और पावर दोनों पहले से बढ़ जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद सीन दिखाते हैं। वीकेंड आ गया है, वो स्पाइडर गांव के साथ रहने लगा है। गांव से स्पाइडर और डाजी को साथ लेकर फीपिंग स्टूडियो की तरफ जा रहा है। गांव चल चलते उस स्पाइडर को इवॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। वो सोचता है, मैं इस स्पाइडर को 3 तरह के मॉन्स्टर में इवॉल्व कर सकता हूँ। एक के पास अटैक, दूसरे के पास स्पीड और तीसरे के पास डिफेंस की पावर होगी। इवॉल्व फैक्ट, मॉन्स्टर जब अपने फर्स्ट स्टेज पर हो, यानी अभी तक एक बार भी इवॉल्व नहीं हुआ हो, तब तक उससे कनेक्शन बनाना आसान होता है। एक बार इवॉल्व होने के बाद कनेक्शन बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गांव जैसे ही फैंसी स्टूडियो पहुंचता है, वो एनी को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। एनी गांव के पास आकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। वो उसे कहती है, आप इतने टाइम से कहाँ थे? आप कितने सारे क्लाइंट्स यहाँ पर आके गए, वो सभी आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप आए नहीं। हमने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी फ़ोन नहीं उठाया। गांव कहता है, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था। आज दिन में मैं फ्री हूँ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वैसे क्या तुम मेरे लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले आओगी? ये कहते हुए गांव एनी को एक लिस्ट दिखाता है जिसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे हैं। एनी गांव से गुस्से में वो लिस्ट लेकर वहां चली जाती है और कहती है, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर गांव अपने वर्क स्पेस में जाकर उस स्पाइडर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो उस स्पाइडर के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है। इस बार उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होती। फिर गांव उस स्पाइडर से कहता है, अब हम तुम्हारी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फिर गांव उस स्पाइडर की इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर देता है। वो कुछ सामानों को मिलाकर एक इंग्रेडिएंट बनाता है और उसे उस स्पाइडर को दिखाते हुए कहता है, तुम अभी ग्रे प्लेट स्पाइडर हो, इवॉल्व होने के बाद तुम ग्रे आर्मर स्पाइडर हो जाओगी। तभी गांव को याद आता है उसने उस स्पाइडर को कोई नाम नहीं दिया है। वो जल्दी से एक नाम सोचकर कहता है, मैं तुम्हारा नाम स्ट्रीपी रखता हूँ।
गाओ ये कहता है, ये मैंने तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए बनाया है, इसे पूरी तरह सक्सेस बनाने के लिए तुम्हें उसके अंदर नहाना होगा। फिर हमें पता चलता है वो स्पाइडर एक बड़े से जार के अंदर बंद है। गाओ उस पानी को उस जार के अंदर डाल देता है। उस स्पाइडर के पांव जैसे ही उस पानी से टच होते हैं, उस स्पाइडर की बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तभी वो आईने आ जाती है और गाओ से कहती है, मिस्टर गाओ, कस्टमर्स आ गए हैं, ये कस्टमर बहुत अमीर है। गाओ कहता है, तुम बस चलो, मैं भी आता हूँ। ये अगर गाओ सोचता है, अब मेरे पास एक मॉन्स्टर और है, मुझे थोड़े और पैसे कमाने होंगे। फिर थोड़ी देर में गाओ बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है एक आदमी सोफे पे बैठा हुआ है, उसके पास में उसका बॉडीगार्ड खड़ा है। गाओ से देख के समझ जाता है यह आदमी बहुत अमीर है। फिर गाओ एम से कहता है, एम तुम अंदर जाके उस स्पाइडर पे नजर रखो, वो थोड़ी देर में इवॉल्व होने वाला है, मुझे इस कस्टमर से थोड़ी देर बात करनी है। एम ओके बोलकर अंदर चली जाती है। फिर गाओ उस आदमी के पास आता है और उससे कहता है, हेलो सर। वो आदमी गाओ साथ में लगते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो गाओ पैंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। अच्छा मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है लूसी, पेशे से मैं अब एक फ्रीलांसर हूँ। इससे पहले मेरे पास एक हर्ब गार्डन था जो उन ग्रेटेस्ट स्पाइडर के अटैक में तबाह हो गया, मैं उसे ठीक करा रहा हूँ। गाओ कहता है, क्या वो ईस्ट हर्ब गार्डन आपका था? लूसी कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं लगा था आपको मेरे उस छोटे से गार्डन के बारे में पता होगा, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये सुनकर गाओ सोचता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने बस तुक्का मारा। लूसी आगे कहता है, मुझे पता चला उन मैग्माटोड के एवोल्यूशन में आपका भी हाथ था, इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल आपका ही था। मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ किसी को लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसे इवॉल्व करें। ये कहते हुए लूसी अपना हाथ एक पिंजरे की तरफ करता है जो एक ब्लैंकेट से ढका हुआ है। लूसी का बॉडीगार्ड जाके उस ब्लैंकेट को हटाता है। लूसी कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इन्हें इवॉल्व कर देंगे। गाओ उस पिंजरे में देखता है, उस पिंजरे के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम अबोनी नाइट हैंड है। गाओ उस मॉन्स्टर को देख के कहता है, ये मॉन्स्टर्स की बहुत खास स्पीसीज है, ये बहुत टाइप के मॉन्स्टर्स में इवॉल्व हो सकते हैं जिनका वॉचडॉग, असेसियन और स्पाई जैसे कामों में यूज़ किया जाता है। लूसी कहता है, मैं आपकी फीस के बारे में जानता हूँ, मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, प्लीज़ आप अपना प्राइस बताइए। गाओ कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप उन मॉन्स्टर्स को दिखता रहता है। फिर उसे इंटरफेस होने लगते हैं जिनके ऊपर उन मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करने के मेथड्स लिखे हुए हैं। इन मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो उन्हें अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स में इवॉल्व करेगा। गाओ उनमें से दो मेथड देख के सोचता है, ये मेथड तो बहुत खतरनाक है, इससे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे जिनका मिस यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। फिर गाओ और 5 मेथड को देख के सोचता है, ये 5 मेथड इनके लिए बहुत ज़्यादा रेयर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जिनका मिलना बहुत मुश्किल है, यानी ये मेथड्स भी बिल्कुल बेकार है। इन सभी मेथड्स को उठाने के बाद इस मॉन्स्टर को इवॉल्व करने के 13 तरीके बचे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। ये सोचकर गाओ लूसी से कहता है, आपके मॉन्स्टर को इवॉल्व करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे इवॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। इसे इवॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर लीजिए, आपके सिलेक्शन के हिसाब से ही आपकी मॉन्स्टर की पावर डिसाइड होगी। बताइए आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे। लूसी अपने पैसों की अक्कड़ दिखाते हुए कहता है, मैं समझता हूँ, आप वो इवोल्यूशन कीजिए जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ये सुनकर गाओ भी पूरा मुंह खोलकर एक बड़ी सी कीमत बता देता है, 5000 क्रेडिट। ये सुनते ही लूसी का तो दिल ही रुक जाता है, वो कहता है 5000। गाओ लूसी का हाथ पकड़े कहता है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, 5000 क्रेडिट खर्च करने के लिए आप तैयार हैं, अब आपका मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाएगा। इस समय गाओ के मुंह पर स्माइल है और लूसी के तो पसीने छूट रहे हैं। तभी गाओ को वर्कशॉप में से एंग को चिल्लाने की हो जाती है। गाओ कहता है, स्ट्री भी ठीक तो है। फिर गाओ भाग के वर्कशॉप की तरफ जाता है, वो अंदर देखता है एम बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो कहता है, एम तुम ठीक हो? एम सामने देखे कहती है, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ क्या हो गया। गाओ देखता है वो स्पाइडर इवॉल्व हो गई है और वो जिस जार के अंदर बंद थी उसने उस जार को तोड़ दिया है। तभी गाओ को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है एवोल्यूशन पूरा हुआ, अब ये ग्रे आर्मर्ड स्पाइडर है। ये देखकर गाओ कहता है, ये काम तो कर गया, लेकिन स्ट्रीपी तुम्हें इस तरह लैब की चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए, देखो तुमने एम को कितना डरा दिया। ये कहते हुए गाओ स्ट्रीपी के मारने के लिए अपना हाथ जोर से घुमाता है, लेकिन उसके सर के पास लाकर अपना हाथ रोक देता है और उसे कहता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को काबू करना सीखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम और ताकतवर होगी। अगर तुम ऐसे अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगी तो ये पावर बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर स्ट्रीपी अपने दोनों हाथ सामने ले आती है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गाँव से माफी मांग रही है। ये देखकर गाँव कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे ऑफिस में जाओ और वहाँ जाके शांति से बैठना, किसी भी चीज़ को छूना मत, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। ये सुनकर स्ट्रीपी वहाँ जाने लगती है। गाँव देखता है स्ट्रीपी सामने चलने की बजाय साइडवाइज चल रही है। ये देखकर गाँव को बहुत अजीब सा लगता है। वो सोचता है स्ट्रीपी साइडवाइज क्यों चल रही है, लेकिन तब वो स्ट्रीपी से कुछ भी नहीं कहता। फिर गाँव एम को उठाने लगता है और उससे कहता है, लैब का जो कुछ भी नुकसान हुआ है प्लीज़ तुम वो सब सामान वापस मंगा लेना, उनका जो भी खर्चा है वो तुम मेरे अकाउंट में से काट लेना।
उसके बाद में तुम्हें उस अबोरी नाइट हाउंड के इवोल्यूशन के लिए भी सामान लाना है। मैंने कस्टमर से बात कर ली है, ये इवोल्यूशन नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। फिर गांव लैब की हालत देखने लगता है। वो देखता है वहां का काउंटर टूट गया है। उसे देखकर गांव एम से कहता है, एम तुम इस काउंटर को भी चेंज करा देना और अगला काउंटर इससे बड़ा मंगवाना। मैं इसमें ठीक से काम नहीं कर पाता, ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। एम कहती है, आपने जो कहा वो हो जाएगा, इस सब में वैसे बहुत खर्चा होगा। यहाँ से शिफ्ट होता है। गांव किसी से मिलने के लिए कहीं जा रहा है। उसके साथ में डाजी और स्ट्रीपी भी है। गांव आगे की चल रहा है और स्ट्रीपी उसके पीछे है। गांव चल चलते सोच रहा है, शहर में बहुत भीड़ है, मुझे अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अब किसी शांत जगह पर अकेले में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा एक घर हो, शहर के बाहर कहीं, जहाँ मैं शांति से रह सकूँ। इसके लिए मुझे किसी मिडलमैन से, किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी जो मुझे बाहर कहीं घर दिला सके। तभी गांव पीछे मुड़कर देखता है, स्ट्रीपी बहुत ही अजीब तरह से चल रही है। स्ट्रीपी सीधे चलने की बजाय साइडवाइज चल रही है। ये देखकर गांव सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या स्ट्रीपी का एवोल्यूशन ठीक तरह से नहीं हुआ है? ये कि स्पाइडर से क्रैब में कैसे बदल गई? फिर गांव स्ट्रीपी को एक लात मारता है और उसे कहता है, ठीक से चलो, तुम एक स्पाइडर हो, कोई क्रैब नहीं। फिर गांव चल चलते एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के पास पहुंच जाता है। गांव ने इस प्रॉपर्टी डीलर को अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी थी। गांव उस ऑफिस के अंदर जाता है। उसे वहां एक लेडी मिलती है। वो गांव को देख कहती है, मिस्टर गांव, अभी आपकी मुझसे बात हुई थी, मेरा नाम लिन है। गांव से कहता है, आपने मुझसे कहा था हम घर को देखने आज चल सकते हैं, इसलिए मैं अभी आ गया। लिन कहती है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर सेलेक्ट कर लिया है। आपने कहा था वो घर शहर के बाहर किसी शांत जगह पर होना चाहिए, साथ ही उस घर के अंदर एक बेसमेंट और एक बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए। प्लीज एक बार आप इसे देखिए। ये कहते हुए लिन गांव को एक टैबलेट दिखाती है और उसे कहती है, इस टैबलेट के अंदर उस घर की पिक्चर्स है, आपको ये घर अच्छा लगेगा। गांव सभी पिक्चर्स को जांच देखने लगता है। लिन आगे कहती है, आपने जैसा कहा था इस घर के अंदर सब कुछ है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक बेसमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन है। आप चाहें तो बेसमेंट खुद से बनवा सकते हैं। उन फोटोज को देखकर गांव लिन से पूछता है, ये जगह है कहाँ पर? लिन कहती है, ये जगह ड्रैगन लेक के पास में है। हम इस जगह को 2000 क्रेडिट में बेच रहे हैं, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है, इसलिए काफी टाइम से बिक नहीं रही, इसलिए हम इसे बहुत ही सस्ते में निकाल रहे हैं। अब क्योंकि आपको शहर से बाहर किसी शांत जगह पर घर चाहिए, तो ये घर आपके लिए बिल्कुल सही है। गांव फोटो को ध्यान से देखिए कहता है, देखो इस गार्डन के अंदर ये प्लांट म्यूटेंट नहीं है, यानी इसका मतलब ये फोटो बदलाव आने के पहले की है। मुझे लग रहा है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लिन कह रही है, नहीं हम कुछ नहीं छुपा रहे, आप सही हैं, ये विला हमें बदलाव आने से पहले मिला था, हमने फोटो भी तभी खींची थी। जैसा कि हमने कहा ये विला शहर से काफी दूर है, इसलिए हम इसे बहुत ही सस्ते में निकाल रहे हैं। ये सुनकर गांव सोचता है, ये मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे लगता है इस जगह पर कुछ सेफ्टी इश्यूज है, वरना इस जैसे घर की कीमत तो कम से कम 4000 क्रेडिट होगी। लेकिन अगर इस घर के अंदर जैसी फोटो दिखाई दे रही है वैसा उसका 60% भी हुआ, तो ही मैं इस घर को खरीद लूंगा। मुझे इसे खरीदने में बहुत खुशी होगी। और रही बात सेफ्टी की, जो मुझ पर अटैक करेगा सेफ्टी प्रॉब्लम उसको होगी। जो भी मुझ पर अटैक करेगा वो मेरे मॉन्स्टर्स के लिए एक खाने की तरह होगा, फ्री का खाना जो मेरे मॉन्स्टर तुरंत खा जाएंगे। ये जगह वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए। ये जगह शहर से दूर है, शांत है और काफी बड़ी है। मुझे ऐसी किसी जगह की तलाश थी। तभी लिन गांव से कहती है, मिस्टर गांव, आपको घर देखने चलना था ना, चलो अभी चलते हैं। गांव कहता है, ठीक है चलो चलें। इस समय लिन और गांव दोनों के पास ही कार नहीं है। वो दोनों एक बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। लिन गांव से कहती है, आपका एक क्रैब मॉन्स्टर बहुत अच्छा है। गांव कहता है, ये एक क्रैब नहीं, ये एक स्पाइडर है। तभी गांव देखता है कोई उन्हें दूर से छुप के देख रहा है। गांव भी उसे तिरछी आंखों से देख रहा है। तभी लिन गांव से कहती है, मिस्टर गांव क्या हुआ, आप कहाँ देख रहे हैं? गांव कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। फिर वहाँ बस जाती है। गांव और लिन उस बस में बैठकर उस घर को देखने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें उस छुपे हुए आदमी को दिखाते हैं। उसके पास में एक कैमरा है। वो कहता है, आखिरकार मुझे ये लड़का गांव पेंग मिल गया, ये लड़का बहुत मशहूर है। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद गांव और लेन उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो घर है। लेन गांव से कहती है, मिस्टर गांव, ये रहा वो घर जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। गांव उस घर को देख के सोचता है, ये घर उस फोटो वाले घर से काफी अलग है, इस घर की हालत तो काफी बुरी है। फिर गांव और लेन उस घर के अंदर जाते हैं। गांव अंदर देखता है, वो घर अंदर से बिल्कुल साफ है, अंदर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जमी हुई, सारा सामान बिल्कुल अच्छी तरह से रखा हुआ है। लेन कहती है, यहाँ के कुछ सामानों के अलावा सारी चीजें बिल्कुल सही है। तभी वहाँ एक आदमी जाता है और उनसे कहता है, अच्छा तो आप है गांव पेंग। गांव उस आदमी को देखकर लिन से पूछता है, ये आदमी कौन है? लिन कहती है, ये इस घर के मालिक मिस्टर जैन है। जैन कहते हैं, मिस्टर गांव, जैसे मुझे पता चला आप मेरा घर देखने आ रहे हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिलने आ गया। गांव कहता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? जिन कहता है, अब तो सभी लोग आपको जानते हैं, आपके चर्चे हर जगह पर हैं। जब से आपने उस मिलिट्री ऑपरेशन में पार्ट लेकर
उन मैग्मा टॉर्च को इवॉल्व किया है, तब से आप एक हीरो बन गए हैं। गाओ दिन से पूछता है, आपका ये घर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आमतौर पर इस जैसे घर की कीमत 4,000 क्रेडिट होती है। आप इसको 2,000 क्रेडिट में बेच रहे हैं, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है। फिर भी इसकी कीमत आपने काफ़ी कम लगाई है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? घर का मालिक जिन गाँव से कहता है, ये घर मैंने अपने माता पिता के लिए बनवाया था। वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ के रहना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ के रहना शुरू किया, मॉन्स्टर अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई और सब कुछ तबाह हो गया। तब से मैं ही इस घर को संभाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी इस घर की देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जैसे पता चला आप किसी घर को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने आपको अपना घर रेकमेंड करने के लिए कहा। आप अभी जवान हैं, आप छगन सिटी के फ्यूचर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस घर में रहें। गाँव कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस घर में रह के बहुत अच्छा लगेगा, मैं इस घर को खरीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से शिफ्ट होता है। गाँव कुछ मिठाई लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर डम्बी और सिली उसका एंजॉय कर रहे थे। गाँव उन्हें भी नई गरी खबर सुनाता है। उसके बाद में वो सब मिठाई खाने लगते हैं। तभी वहाँ टैंक आ जाती है और गाँव से कहती है, गाँव हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। तभी टैंक की नजर डाजी में पड़ती है। वो कहती है, क्या बात है, डाजी तो इवॉल्व हो रहा है, इसके तो दांत भी आ गए हैं। ये कहते हुए टैंक डाजी के दोनों गालों पर हिलाने लगती है। डाजी कहता है, मेरी मदद करो। गाँव दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है और कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका सामना करो। टैंक गाँव से कहती है, वैसे मुझे पता चला तुमने एक नया घर खरीदा है। गाँव कहता है, आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? लेकिन अभी हम उस घर में शिफ्ट नहीं हो सकते, उस घर को भी रेनोवेशन की जरूरत है, साथ ही उसमें रिपेयर का भी कुछ काम कराना है। टैंक कहती है, ठीक है, फिर इस घर के रेनोवेशन और इंटीरियर डिजाइन का काम मैं करूंगी। गाँव कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बेकार में परेशानी होगी। टैंक कहती है, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैंने कह दिया ना मैं करूंगी, अभी डिसाइड हो चुका है। गाँव कहता है, लेकिन आप। तभी टैंक गेट बंद करके वहां चली जाती है। यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले दिन गाँव एक जंगल में आया हुआ है। वो कहता है, आज मेरी छुट्टियों का आखिरी दिन है। उस मिलिट्री गेम खत्म होने के बाद हमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी। आज उस छुट्टियों का आखिरी दिन है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन कलेक्ट कर लेनी चाहिए, जो मेरी ट्रेनिंग में काम आएगी। अगर मुझे आज वो मेडिसिन और हर्ब्स नहीं मिले, तो मुझे अगली छुट्टी तक एंजॉय करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। गाँव के साथ में उसके चारों मॉन्स्टर्स भी उस जंगल के अंदर आए हुए हैं। तभी गाँव को पेड़ों के ऊपर कुछ हलचल दिखाई देती है। गाँव उस तरफ देखता है। एक मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए पेड़ों के ऊपर कूदता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर गाँव को एक इंटरफेस शो होता है, जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम ग्रेस एंड बॉबकैट, मॉन्स्टर लेवल 13, मॉन्स्टर ग्रेड नॉर्मल, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट वुड। उसे देखकर गाँव अपने चारों मॉन्स्टर से कहता है, सब वहां देखो, वो अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाँव पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ कूदता है। डम्बी, डाजी और सिली दोनों को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और खुद उस मॉन्स्टर के सामने आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो मॉन्स्टर तुरंत कूदकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। फिर डम्बी उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारा शिकार मैं हूं, मुझसे फाइट करो। अपने सामने इतने बड़े, गुस्सेल और डरावने मॉन्स्टर को देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी डम्बी उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। उसे अपनी तरफ आते देख वो बॉबकैट वहां से भागने लगती है, लेकिन डम्बी उसे भागने नहीं देता और अपने लाल टेंटिकल से उसके हाथ पांव को जकड़ लेता है। फिर डम्बी उस बॉबकैट के पास आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। ये मुक्का इतनी तेज था कि वहां की जमीन में दरार पड़ जाती है। उस बॉबकैट का खून बहने लगता है और वो मर जाती है। डम्बी ने एक ही मुक्के से उस मॉन्स्टर को मार दिया। ये देखकर गाँव बहुत चौंक जाता है। वो सोचता है, डम्बी अपनी पिछली फॉर्म से जब वो रेड रिवर एप था, उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। मुझे पता था ये ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने कभी भी डम्बी को किसी से फाइट करने का मौका नहीं दिया। यह आज इसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, मैं इसे आज ट्रेन करूंगा। फिर गाँव सबसे कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी डाजी पेड़ों के बीच से निकलकर गाँव के पास आता है। डाजी बहुत ही गुस्से में है। गाँव डाजी को देखकर उससे कहता है, डाजी शांत हो जाओ, डम्बी ने तुम्हें बचाने के लिए वहां से दूर फेंका था। डाजी कहता है, अगर डम्बी ने मुझे वहां से नहीं फेंका होता तो तुम्हें तो मैं बचाता, उस मॉन्स्टर को मैं ही मार देता। गाँव कहता है, डाजी मुझे पता है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम उसे आसानी से हरा सकते थे। डाजी कहता है, डम्बी भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन उसे मुझे वहां से नहीं फेंकना चाहिए था। गाँव कहता है, तुम गुस्सा मत हो, मैं डम्बी को समझा दूंगा, वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो सभी वहां चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गाँव एक पेड़ की तरफ इशारा करके डम्बी से कहता है, डम्बी उस पेड़ के एक मुक्का मारो। डम्बी उस पेड़ के पास जाकर उसको एक जोर से मुक्का मारता है। जैसे डम्बी उस पेड़ के मुक्का मारता है, वो पेड़ टूटकर दूसरी तरफ गिर जाता है। ये देखकर गाँव कहता है, डम्बी बहुत अच्छे, एक बार फिर से अब उस वाले पेड़ पर। ऐसे ही कुछ घंटों की मेहनत के बाद डम्बी उस जंगल का एक पूरा हिस्सा साफ कर देता है। गाँव उन टूटे हुए पेड़ों में से मेडिसिन इकट्ठा करने लगता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, चलो घर चलते हैं। फिर गाँव वहां से सीधे फीफे स्टूडियो की तरफ जाता है। वहां पहुंच के वो देखता है एम वहां पर नहीं है, काफी रात हो चुकी है।
एम वहां से जा चुकी है। फिर गांव अपने वर्करूम में जाकर जंगल में मिली चीजों से एक केमिकल तैयार करता है और फिर उसे एक बड़े से पानी के जार में डालकर सिली से कहता है, सिली जल्दी इस पानी के अंदर जाओ। गांव की बात मानकर सिली तो उस पानी के अंदर चली जाती है। गांव बाहर से देखता है, उस पानी के अंदर जाने से सिली का साइज बढ़ रहा है और उसका रंग भी बदल गया है। सिली अब हरे रंग की दिख रही है। थोड़ी देर उस पानी में रहने से सिली वॉल हो जाती है। फिर गांव को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम वुड स्पिरिट जेलीफिश, मॉन्स्टर लेवल 6, मॉन्स्टर ग्रेड परफेक्ट, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट स्पेस वुड एंड विंड, मॉन्स्टर कंडीशन हेल्दी, मॉन्स्टर वीकनेस नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 आइस। गांव सिली के साथ कनेक्टेड है, इसलिए सिली की एवोल्यूशन से गांव को अपनी बॉडी में भी एनर्जी फील होने लगती है। इसे फील करके गांव कहता है, मुझे डम्बी के साथ भी कनेक्शन बनाना होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। तभी सिली उस पानी के जार में से निकलकर गांव के सर के पास आकर चिपकने लगती है। गांव से कहता है, मुझसे दूर रहो, लेकिन सिली जबरदस्ती गांव के सर के चिपक जाती है। फिर गांव वहां से जाने लगता है। तभी गांव के फोन पे किसी का कॉल आता है। ये फोन उस कंपनी का था जिसे टैंग ने गांव के नए घर को रिनोवेट करने का काम दिया है। गांव उस फोन को देख के कहता है, ये इतनी रात तक फोन क्यों कर रहे हैं। फिर गांव फोन उठाता है। फोन में से एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है, मिस्टर गांव क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? आपके इस नए घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए। जी सुनकर गांव कहता है, अभी काफी रात हो गई है, आप प्लीज वहां से चले जाइए, वहां का जो भी काम है वो हम कल देख लेंगे। वो आदमी कहता है, नहीं सर, ये काम आज ही करना जरूरी है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, केवल आपको 5 मिनट लगेंगे। यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इस आदमी को 2 लोगों ने पकड़ रखा है और उसके हाथ बांध रखे हैं और उसे जबरदस्ती गांव से ये सब बातें कहने के लिए कह रहे हैं। गांव कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। गांव के इतना कहते ही फोन कट जाता है। फिर ये आदमी उस रेनोवेटर के सर पे हाथ रख के कहता है, क्या बात है, तुमने अपनी जान बचा ली। वहीं गांव सोच रहा है, मुझे इस सब में कुछ गलत लग रहा है, मुझे एक बार सिस्टर टैंक से बात कर लेनी चाहिए। ये कर गांव सिस्टर टैंक को कॉल करने लगता है, लेकिन टैंक कॉल उठाती नहीं है। फिर गांव वहां से भागते हुए सोचता है, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे ही वहां जाना होगा। मैं सेफ्टी के लिए अपने साथ डम्बी और डाजी को ले जाता हूँ। ये कर गांव भागते हुए अपने उस नए घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ से हम किसी और जगह सीन देखते हैं। गांव के नए घर के रेनोवेटर को कुछ लोगों ने जबरदस्ती रस्सी से बांध के पकड़ रखा है। उन लोगों में से एक अपने लीडर से कहता है, सर काफी देर हो गई, वो लड़का गांव पैंग अभी तक आया नहीं। उनका लीडर लियन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़के को कितना टाइम लगता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके ग्रैंडफादर हानवू से और उसके लोगों से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये गलत तरीका यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था उस हानवू का एक पोता भी है। मुझे तो हमेशा से लगता था उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, वो इस दुनिया में अकेला है। वो आदमी कहता है, हानवू के पोते को यहाँ बुलाकर आप करना क्या चाहते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा। लियन कहता है, हानवू बूढ़ा हो चुका है, वो अब आगे अपने बिजनेस को संभाल नहीं सकता, वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है। मुझे लगा था उसके मरने के बाद उसका बिजनेस मैं संभाल लूंगा, लेकिन अब उसका एक पोता भी है। उसके मरने के बाद हो सकता है सारा बिजनेस उसके पोते के हाथ में चला जाए और हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाए। मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो आदमी कहता है, यानी आप हानवू के पोते उस लड़के गाओपेंग को जान से मारना चाहते हैं, तो फिर हम इसे इतना घुमा फिरा क्यों कर रहे हैं? हम सीधे सीधे उसके घर पे जाकर भी उसे जान से मार सकते हैं, यह हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। लियन कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, वो लड़का हानवू का पोता है, हानवू ने जरूर उसे बचाने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो किया ही होगा। अगर हम सीधे सीधे जाकर उस पर अटैक करेंगे तो इससे हानवू सतर्क हो जाएगा और हम ये मौका गवा देंगे। इसीलिए हम उस लड़के गाओपेंग को यहाँ बुला रहे हैं। हम उसे यहाँ मारकर ऐसा दिखाएंगे कि वो एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद हमें बस हानवू के मरने का इंतजार करना होगा। उसके बाद सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ मेरा होगा। फिर वो आदमी उस रेनोवेटर की तरफ इशारा करके कहता है, हम इसका क्या करें, इसने सब कुछ सुन लिया है, क्या हम इसे भी? ये सुनकर रेनोवेटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने किया है, तुमने कहा था इसके बदले में तुम मुझे छोड़ दोगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। लियन उस रेनोवेटर से कहता है, मैं एक रिसर्चर हूँ, कोई मर्डरर नहीं। फिर लियन अपने एक छोटे से मॉन्स्टर से कहता है, आगे बढ़ो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर हवा में उड़कर उस रेनोवेटर के ऊपर कोई स्वीट विंड जैसा अटैक करता है, जिससे वो रेनोवेटर बेहोश हो जाता है। फिर लियन कहता है, हम इस आदमी को बाद में ठिकाने लगा देंगे, हमारे इस काम का कोई भी फिटनेस जिंदा बचना नहीं चाहिए। आज हम में और हमारी सक्सेस के बीच केवल कुछ ही मिनटों की देरी है, वो लड़का बस आता ही होगा। तभी वहाँ का आसमान एक बहुत तेज लाइट के साथ चमकने लगता है। लियन का वो साथी कहता है, सर ऊपर देखिए। लियन आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, लगता है वो खुद ही आ गए। हम देखते हैं आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो दिखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा है। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें छगान सिटी के एक मिलिट्री बेस का सीन दिखाते हैं
जहाँ के एक मॉन्स्टर को उस ड्रैगन की प्रेजेंस फील होने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वहाँ खड़े ऑफिसर्स कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। दूसरा ऑफिसर कहता है ये एक वार्निंग सिग्नल है, हमें चलकर एक बार जंगल में चेक करना चाहिए, लगता है वहाँ कुछ हुआ है। तभी वहाँ उनका हेड ऑफिसर आ जाता है और उनसे कहता है कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, सब कुछ कंट्रोल में है, जो हो रहा है वो होने दो। वो दोनों ऑफिसर्स ओके बोलकर अपने पुराने काम में लग जाते हैं। उन दोनों ऑफिसर्स के वहां से जाने के बाद चीफ कहता है तूफान आ चुका है, अब उसे जो करना है वो करके ही जाएगा। फिर हमें वापस उस जंगल का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं गांव के ग्रैंडपा खुद एक बड़ा सा मॉन्स्टर लेकर उस जंगल के अंदर आ गए हैं। गांव के ग्रैंडपा हानवू और उनके मॉन्स्टर को देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर चेयरमैन आप यहाँ, हमें माफ कीजिए, हम कुछ। इतना कहते ही वो सभी लोग मर जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, इतनी स्पीड से अटैक होता है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब वहाँ केवल लियन ही जिंदा बचा है। वो कहता है मिस्टर हानवू प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज मुझे अपनी बात करने का मौका दीजिए, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। हानवू कहता है तुम्हें उसके बारे में किसने बताया। लियन कहता है प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके पोते के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। हानवू कहता है तुम कुछ बता भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें कुछ बताने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। ये कर हानवू वहां से जाने लगता है। लियन कहता है प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये सब आपके सेक्रेटरी का किया धरा है। हानवू कहता है तुमने हमारी कंपनी में काफी अच्छा काम किया है, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो सकते थे। लियन कहता है मिस्टर चेयरमैन प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तभी हानवू का मॉन्स्टर लियन के ऊपर एक जोर से अटैक करता है। इससे लियन के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो ही मर जाता है। लियन के मरते ही होनवे किसी को अपने ब्रेसलेट की मदद से कॉल करते हैं और कहते हैं ये लोग को पकड़ो और उसे मिलते ही खत्म कर दो, उसके कुछ गलत प्लान्स है, उन प्लान्स को भी तबाह कर दो। फिर हम देखते हैं टैंक भी होनवे के साथ ही है। होनवे टैंक से कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, शाबाश। फिर थोड़ी देर बाद गाओ डाजी, डम्बी और सिली को लेकर उस जगह पे पहुंचता है। वहां मुझको देखता है वहां पे कोई भी नहीं है। वो चिल्लाए कहता है मैनेजर आप कहाँ हैं। फिर गांव की नजर जमीन के ऊपर एक दरार में पड़ती है। वो उसे देख के कहता है ये दरार मैंने पहले कभी नहीं देखी, देखने से लगता है ये किसी किलो के निशान है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा कोई भी निशान यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर हुआ क्या है। तभी गांव को पीछे से आवाज आती है तुम काफी जल्दी आ गए। गांव कहता है कौन है। जयकर गांव जल्दी से पीछे मुड़ता है और देखता है वहां पर टैंक टैंक खड़ी है। गांव ने देखे कहता है अच्छा तो ये तुम हो। टैंक टैंक कहती है गांव तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तुम पर कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। गांव कहता है कोई भी नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझ जैसे अनाथ के पास केवल भरोसे के लिए तुम ही हो। टैंक टैंक कहती है नहीं तुम गलत हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर जिंदा हैं। ये सुनकर गांव बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर जिंदा हैं। टैंक कहती है हाँ वो जिंदा हैं। जब कुछ साल पहले वो मॉन्स्टर इम्पैक्ट आया था तब वो एक आइलैंड पे फंस गए थे। उस आइलैंड पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिटीज़ में तो लोगों ने आसानी से सर्वाइव कर लिया क्योंकि यहाँ पर आर्मीज थी, हमारे पास वेपन्स थे, लेकिन वो जगह, उस जगह पर कुछ भी नहीं था। साथ ही वो आइलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत बहादुर थे, उन्होंने मॉन्स्टर्स के बीच भी सर्वाइव किया और बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच निकले। इस समय वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में पड़ गए, इसलिए वो कभी तुमसे मिलने नहीं आ सके। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। गांव कहता है मैं समझ सकता हूँ, उनकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, मुझे यकीन है हम दोनों जल्दी मिलेंगे। तुम उनसे कह देना वो जब भी मुझसे मिलेंगे मैं उनसे उनकी मजबूरी के बारे में नहीं पूछूंगा। टैंक कहती है गांव तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। गांव कहता है वैसे मेरे ग्रैंडफादर बिहेवियर में कैसे हैं, वो कितने स्ट्रांग है, उनके बारे में कुछ बताओ प्लीज़। टैंक कहती है तुम्हें समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं गांव को उसके ग्रैंडफादर होनवे अपने उस बड़े से ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर आसमान से देख रहे हैं। वो गांव को देख के सोचते हैं गांव हम दोनों जल्दी मिलेंगे सही समय आने पर, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत इंतजार है। यहाँ से हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। गांव की छुट्टियों के 3 दिन खत्म हो चुके हैं। गांव अपने स्कूल पहुंचता है और देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। साथ ही स्कूल के अंदर एक एम्बुलेंस है। गांव ने देख के सोचता है यहाँ क्या हो रहा है। फिर गांव भीड़ में आगे जाता है और देखता है वहाँ पे एक स्टूडेंट बुरी तरह घायल पड़ा है। 2 वार्ड बॉय उसे उठा के लेके जा रहे हैं। गांव वहाँ खड़ी एक लड़की से पूछता है यहाँ क्या हुआ, अभी तो दिन बिल्कुल शुरू हुआ है, ये लड़का इतना घायल कैसे हो गया, ये कहाँ से गिरा। वो लड़की कहती है ये कहीं से गिरा नहीं, इसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई, उस लड़के के मॉन्स्टर ने इसे इतना घायल कर दिया। ये दोनों लड़के अभी यहीं स्कूल के गेट के सामने लड़ रहे थे। फिर सभी लड़के उस दूसरे लड़के पर जिसका वो मॉन्स्टर था उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं।
गाँव उन सभी स्टूडेंट्स को इग्नोर करके वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है और सोचता है स्कूल के अंदर स्कूल का स्टाफ और मिलिट्री के लोग भी है, फिर भी स्कूल के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई। देख के लगता है इस लड़के के बचने के चांसेस काफ़ी कम है। यहाँ सीन कुछ घंटों बाद शिफ्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स एक स्टेज के सामने लाइन लगा खड़े हुए हैं। स्टेज के ऊपर इंस्ट्रक्टर खड़ा है। वो कहता है आप सभी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन आज मुझे पता चला आप सभी में से एक स्टूडेंट के मास्टर ने किसी दूसरे स्टूडेंट को बुरी तरह घायल कर दिया। आप सभी को अपने मास्टर को कंट्रोल पे रखना चाहिए। आपका मास्टर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे वो इंस्ट्रक्टर काफ़ी देर तक स्टेज पे खड़ा होकर लेक्चर देता रहता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का ध्यान उस लेक्चर पे नहीं है। वो सभी गाँव को देख रहे हैं। गाँव ने सिली को एक टॉपिक की तरह पहन रखा है। वो सभी गाँव के ऊपर हंस रहे हैं। गाँव सभी स्टूडेंट्स को अपने ऊपर हंसता देखकर सिली को अपने सर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सिली गाँव के सर से हटती नहीं है और गाँव के सर को और कसके पकड़ लेती है। सिली गाँव के सर पे चिपकी रहती है। गाँव सोचता है लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर गाँव कहता है मैंने कहीं से सुना है जेलीफिश सूप स्वाद में बहुत अच्छा होता है, लगता है मुझे वो टेस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर सिली बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो भी एक जेलीफिश है। वो गाँव के सर को तुरंत छोड़ देती है और अपने ब्लैक होल में से एक ऑरेंज जूस की बोतल निकालती है और गाँव से कहती है जेलीफिश सूप मत पियो, ये ऑरेंज जूस पियो, ये ज़्यादा अच्छा है। सिली की ये बातें सुनकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये हंसी इंस्ट्रक्टर को भी सुनाई देती है। वो देखता है कोई भी स्टूडेंट उसके लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा। वो कहता है सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, आप सभी के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये एग्जाम 2 महीने के बाद है। अब इन 2 महीने की ट्रेनिंग ही आपके आगे का फ्यूचर और इस फाइनल एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगी। इस एग्जाम के अंदर 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपको एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी होगी। इस मॉन्स्टर का लेवल आप डिसाइड करेंगे और मॉन्स्टर का टाइप हम डिसाइड करेंगे। यानी फाइट के अंदर आपको अपने मॉन्स्टर के टाइप का एडवांटेज नहीं होगा। आप जिस लेवल के मॉन्स्टर को चैलेंज करेंगे उस मॉन्स्टर के लेवल के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे। यानी अगर आपने नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर को चैलेंज किया और उससे फाइट जीत ली तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। इलाइट लेवल पे 50 और परफेक्ट लेवल पे 500 पॉइंट्स। साथ ही फाइट के अंदर अगर आपके चैलेंजर मॉन्स्टर के पास टाइप का एडवांटेज है फिर भी आप उससे फाइट जीत जाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और पूरे फर्स्ट राउंड के अंदर आप केवल 3 मॉन्स्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड खत्म होने से पहले आपके तीनों मॉन्स्टर्स हार जाते हैं इसका मतलब आप इस एग्जाम में फेल हो चुके हैं। अपने 3 सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हें अच्छे से ट्रेन कीजिए। इसके बाद इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की इन्फॉर्मेशन देता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको फर्स्ट राउंड के एंड में ही दूंगा, वरना आप सेकंड राउंड शुरू होने तक सारे इन्फॉर्मेशन सारे रूल्स भूल जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एंड में इंस्ट्रक्टर कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि केवल कुछ ही स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड को पार कर पाएंगे। लेकिन अभी भी आपके पास पूरे 2 महीने का टाइम है। अच्छे से अपने मास्टर को ट्रेन कीजिए। चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्टर एक बड़े से पिंजरे के पास आता है और कहता है आज के आपकी ट्रेनिंग के लिए हमने एक स्पेशल मास्टर मंगवाया है। इस मास्टर को स्कूल के अंदर लाने के लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी है। इस मास्टर का नाम है डेडली लॉकस्ट। कौन इस मास्टर के साथ फाइट करेगा, आगे आ जाओ। गाँव उस मास्टर को देखता है। उसे एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है मास्टर नेम डेडली लॉकस्ट, मास्टर लेवल 10, मास्टर ग्रेड एक्सीलेंट। उसे देखकर गाँव सोचता है ये मास्टर लेवल 10 पर है और स्टीबी भी अभी अभी लेवल 10 में पहुंचा है, यानी दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर है। मैं स्टीबी को इससे लड़ने के लिए भेजता हूँ। ये स्टीबी की ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा ओपोनेंट होगा। साथ ही इस फाइट के अंदर स्टीबी के पास टाइप का एडवांटेज भी होगा। ये सोचकर गाँव स्टीबी की तरफ देखता है। स्टीबी गाँव के मन की बात समझ जाती है, इसलिए वो पीछे हटकर डाजी को फाइट की लड़ाई करने लगती है। ये देखकर गाँव सोचता है स्टीबी इतना डर क्यों रही है, जब इसने पिछली बार मुझ पर अटैक किया था तब तो ये बिल्कुल नहीं डर रही थी। ये सोचकर गाँव अपना हाथ उठाकर इंस्ट्रक्टर से कहता है इंस्ट्रक्टर इस मास्टर के साथ भी मैं ही सबसे पहले फाइट करना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर बाकी स्टूडेंट से पूछता है क्या कोई और स्टूडेंट इस मास्टर के साथ फाइट करना चाहता है। कोई जवाब न आने पर इंस्ट्रक्टर गाँव को फाइट करने की परमिशन दे देता है और एक सलाह देते हुए कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे मास्टर्स है, तुम्हें केवल एक ही मास्टर को ट्रेन करना चाहिए। तुम इतने सारे मास्टर के बीच बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो और वैसे भी तुम्हारे पास एक परफेक्ट लेवल का मास्टर है, तुम्हें केवल उसी के एवोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। गाँव कहता है आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले सब कुछ प्लान कर रखा है। मैं अपने सभी मास्टर्स को एक साथ ट्रेन कर सकता हूँ। ये अगर गाँव सोचता है इंस्ट्रक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इतने सारे मास्टर्स को एक साथ ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि मेरे लिए इन्हें ट्रेन करना कितना ज़्यादा आसान है। उन इंटरफेस की मदद से मैं इन मास्टर्स को कितनी आसानी से इवॉल्व कर पा रहा हूँ। ये हजूर गाँव स्ट्रीपी को जबरदस्ती उस पिंजरे के अंदर भेज देता है जिसके अंदर वो मास्टर है। फिर वो बाहर खड़ा होकर उससे कहता है स्ट्रीपी तुम कर सकते हो, तुम इस मास्टर को हरा सकते हो। वहीं इस पिंजरे के अंदर स्ट्रीपी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो हार मान चुका है। वो उस दूसरे मास्टर से कहता है प्लीज़ मुझे ज़्यादा जोर से मत मारना। फिर काफ़ी देर तक दोनों मास्टर एक दूसरे को घूरते रहते हैं।
कोई भी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करता। ये देख कर ये लंबा लड़का गाँव से कहता है, गाँव ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये दोनों फाइट करेंगे या नहीं? गाँव स्ट्रीपी की तरफ देख के सोचता है, स्ट्रीपी और डाजी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डाजी फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, वो पहले आगे बढ़कर अटैक करता है। वहीं स्ट्रीपी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो डिफेंसिव होकर फाइट कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ स्ट्रीपी एक पिंजरे के अंदर बंद है, वरना वो अब तक यहाँ से भाग जाता या फिर जमीन में छेद करके किसी बिल में छुप जाता। लेकिन स्ट्रीपी को ये करना ही होगा, स्ट्रीपी को इस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा, तभी वो स्ट्रांग हो पाएगा। तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रीपी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्ट्रीपी अपने दोनों हाथों को सामने लाकर एक शील्ड जैसा बना लेती है। वो मॉन्स्टर स्ट्रीपी के पास आकर उसे पकड़कर जोर से हवा में उछाल देता है। ये देखकर गाँव सोचता है ये ठीक नहीं हुआ, इस मॉन्स्टर ने स्ट्रीपी को इतनी आसानी से हवा में उछाल दिया, यानी ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी स्ट्रीपी हवा में ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्रिंग शॉट अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर फंस जाता है। फिर स्ट्रीपी जोर से पीठ के बल जमीन पर गिरती है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर स्ट्रीपी जाल के अंदर फंसा हुआ है और स्ट्रीपी सामने बैठी हुई है। उसके पास में उस मॉन्स्टर को मारने का मौका है, लेकिन वो आगे बढ़कर अटैक नहीं करती, वो बस अपने दोनों हाथों को सामने लेकर वहां पे बैठी रहती है। थोड़ी देर में लीफ मॉन्स्टर स्ट्रीपी के उस जाल को तोड़ देता है और अदर हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर लगातार स्ट्रीपी के ऊपर अपने खुरों से अटैक करने लगता है। स्ट्रीपी अपने हाथों से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये देखकर टियांग गाओ से कहती है, गाओ तुम्हारी स्पाइडर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी डिफेंसिव पावर काफी अच्छी है, लेकिन ये इस तरह से इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी स्पाइडर थोड़ी देर में बुरी तरह घायल हो सकती है। गाओ सोचता है स्ट्रीपी के पास अभी कितना अच्छा मौका था, वो चाहती तो इस मॉन्स्टर को हरा सकती थी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो चाहे तो इस मॉन्स्टर को हरा सकती है। इस मॉन्स्टर के अटैक से स्ट्रीपी पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। स्ट्रीपी को हिम्मत करके इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना ही होगा। फिर गाओ स्ट्रीपी के उस पिंजरे के पास आता है और स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी अटैक करो। स्ट्रीपी कहती है, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाओ कहता है, स्ट्रीपी डरना बंद करो, तुम्हें अटैक करना ही होगा, वरना तुम हार जाओगी। स्ट्रीपी फिर से वही कहती है, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। गाओ कहता है, इस पिंजरे की इन आयरन रोड की मदद से ऊपर चढ़ो और फिर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। स्ट्रीपी कहती है, नहीं इन आयरन रोड्स के ऊपर मैं नहीं चढ़ सकती। गाओ कहता है, तुम एक स्पाइडर हो और तुम इन आयरन रोड्स पे चढ़ने से मना कर रही हो, मुझे लग रहा है मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी है। ये कहते हुए गाओ बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और स्ट्रीपी से आगे कहता है, लगता है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं लगा ली थी, ये सारी मेरी ही गलती है। तुम एक डिफेंस टाइप मॉन्स्टर हो और मैं तुम्हें अटैक करने के लिए कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम अटैक नहीं करना चाहती तो बाहर आ जाओ। फिर स्ट्रीपी गाँव की तरफ देखती है। गाँव बहुत ज़्यादा निराश है। स्ट्रीपी सोचती है नए मास्टर स्ट्रीपी से खुश नहीं है, वो स्ट्रीपी को बाहर निकाल देंगे। ये बात उसके माइंड में बार बार घूमने लगती है। नए मास्टर स्ट्रीपी से खुश नहीं है, वो स्ट्रीपी को बाहर निकाल देंगे, वो स्ट्रीपी को अकेला छोड़ देंगे। स्ट्रीपी फिर से अकेला रहना नहीं चाहती। ये सोचकर स्ट्रीपी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। स्ट्रीपी जोर से उछलती है और कहती है, स्ट्रीपी फिर से अकेले रहना नहीं चाहती। फिर वो उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। इससे उस मॉन्स्टर का पेट कट जाता है। ये देखकर टियांग गाओ से कहती है, स्ट्रीपी को अचानक से क्या हुआ? स्ट्रीपी का ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मुझे यकीन है इस एक अटैक से ही ये फाइट खत्म हो जाएगी। गाओ स्ट्रीपी को देखता है और सोचता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर गाओ को बहुत सारे वार्निंग इंटरफेस होने लगते हैं। नीचे एक इंटरफेस पे लिखा है स्टेटस अग्रेसिव आउट ऑफ कंट्रोल। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पेट से बहुत सारा खून बह रहा है। वो स्ट्रीपी से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करता है। तभी स्ट्रीपी उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना स्ट्रिंग शॉट अटैक करती है और फिर भाग के उसके पास जाकर उसके पेट पे लगातार अपने दोनों हाथों से अटैक करने लगती है। स्ट्रीपी के अटैक से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर में मर जाता है, लेकिन स्ट्रीपी फिर भी रुकती नहीं है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती रहती है। फिर गाओ स्ट्रीपी के पास जाता है और उससे कहता है, स्ट्रीपी शांत हो जाओ, बस इतना काफी है। गाओ के कहने पर भी स्ट्रीपी शांत नहीं होती। वो जोर जोर से घुर्रा रही है और गाओ से कहती है, मुझे फाइट करनी होगी, वरना मास्टर मुझे बाहर निकाल देंगे। गाओ कहता है, स्ट्रीपी ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी पार्टनर हो और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर स्ट्रीपी थोड़ा शांत होती है और गाओ से कहती है, सच में? गाओ कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इंस्ट्रक्टर ये सब देख रहा था। वही देख के सोचता है गाँव का मॉन्स्टर कितना ज़्यादा गुस्से में था। फिर भी गाँव पिंजरा खोल के अंदर चला गया, जबकि वो जानता है जब मॉन्स्टर इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब वो अपने ट्रेनर पर भी अटैक कर सकते हैं। इससे पता चलता है गाँव अपने मॉन्स्टर्स पे कितना भरोसा करता है। शायद इसीलिए वो एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स को ट्रेन कर पा रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। गाँव अपने घर पर है। वो स्ट्रीपी को देख के सोचता है एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद स्ट्रीपी का वजन पहले से कम हो गया है, इससे इसकी स्पीड में काफ़ी सुधार आएगा और इसका लेवल भी इंक्रीज हो गया है। ये लेवल 13 में पहुंच गई है। स्ट्रीपी का लेवल बढ़ने से मेरी पावर में भी सुधार आया है।
मेरी पावर अब पहले से ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैं स्ट्रीपी के साथ कनेक्टेड था। अब टाइम आ गया है मैं डम्बी के साथ भी कनेक्शन बनाऊं, इससे मेरी पावर और बढ़ जाएगी। ये सोचकर गाँव डम्बी के पास आकर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। 1 घंटे के लंबे प्रोसेस के बाद आखिरकार गाँव डम्बी के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर गाँव डम्बी से कहता है, डम्बी अब हम दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं। अगले दिन गाँव और बाकी सभी ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के लिए उसी मिलिट्री कैंप में ले जाया जा रहा है जहाँ वो कुछ दिनों पहले भी गए थे। गाँव बस में बैठे बैठे सोच रहा है, हम फिर से उस मिलिट्री कैंप में जा रहे हैं। पिछली बार जब हम वहाँ गए थे तब हमारा सामना एक एनाकोंडा से हुआ था, तब तो हम उससे डर के भाग गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे साथ डाजी और डम्बी भी है। मुझे यकीन है ये ट्रिप काफ़ी आसान होगी। वही सामने की सीट पे कुछ लड़के आपस में बात कर रहे हैं। एक लड़का कहता है, जब हम पिछली बार वहाँ पे गए थे किसी ने मुझे एक शेल्टर हाउस के अंदर बंद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ किसी दूसरे लड़के ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, वरना मैं उस शेल्टर हाउस के अंदर ही मर सकता था। इस ट्रिप के अंदर मैं पता लगाऊंगा वो कौन था जिसने मुझे पिछली बार वहाँ बंद किया, और जैसे मुझे पता चलेगा मैं उस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। मेरे पास कई 100 तरीके हैं उस लड़के को सबक सिखाने के। उनकी ये बातें सुनकर गाँव सोचता है, अच्छा तो ये था वो लड़का जिसे हमने पिछली बार वहाँ लॉक किया था। लेकिन कुछ भी कहो, इसमें मजा बहुत आया था। हमने इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाया। थोड़ी देर में वो बस उस मिलिट्री कैंप के पास पहुंचती है। गाँव बस में से उतरता है और किसी का अनजान करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मिलिट्री ट्रक आता है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स के मास्टर्स हैं। डाजी और डम्बी भी उसी बस के अंदर है। ट्रक के वहाँ पहुँचने पर डाजी और डम्बी ट्रक में से उतरकर गाँव के पास आते हैं। गाँव ने देखी कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है। गाँव, डाजी और डम्बी तीनों इस वेल के अंदर चले गए हैं। गाँव और डाजी डम्बी के ऊपर चढ़े हुए हैं। थोड़ी देर चलते चलते वो सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं। गाँव डम्बी से कहता है, डम्बी हम इस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ वो अजीब से फ्रॉक्स है, पिछली बार भी उन्होंने काफी परेशान किया था, दूसरी तरफ चलो। तभी गाँव के सामने से वो बड़ा सा एनाकोंडा गुजरता है। वो गाँव को देखे बिना ही उस नदी की तरफ चला जाता है जिसके अंदर वो फ्रॉक्स है। जैसे ही वो एनाकोंडा उस नदी के पास पहुंचता है वहाँ के सभी मेंढक उसके ऊपर वाटर गन अटैक करने लगते हैं, लेकिन इससे उस एनाकोंडा कुछ भी नहीं होता। वो एनाकोंडा तुरंत उस नदी के अंदर गोता लगा के वहाँ के सभी मेंढक को खा जाता है। काफी सारे फ्रॉक्स को खाने के बाद वो एनाकोंडा वहां चला जाता है। फिर गाँव डम्बी से कहता है, डम्बी उस नदी के पास में अभी भी काफी सारे फ्रॉक्स बचे हुए हैं, चलो उन्हें हम पकड़ते हैं, उन्हें हम खा लेंगे। जे के अगर गाँव सोचता है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं जिसे मैं नहीं खा सकता। अगर उन फ्रॉक्स के अंदर जहर भी हुआ तो भी उसका मुझ पर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने डाजी के साथ कनेक्शन बना रखा है और डाजी पे पॉइजन का इफेक्ट नहीं होता। फिर डम्बी उस नदी के पास जाकर कुछ फ्रॉक्स को पकड़ लेता है। गाँव और डाजी उन्हें पकड़कर खाने लगते हैं। डाजी खाते खाते एक तरफ देखता है। गाँव डाजी से पूछता है, डाजी क्या हुआ? फिर गाँव भी उस तरफ देखता है। वहां पर एक ब्लैक कलर का यूनिकॉर्न है। गाँव से देख के सोचता है, मुझे भी चाहिए, अगर ये मेरे साथ होगा तो कितना अच्छा होगा, ये कितना कूल है। जब मैं इस पे सवार होके अपने कॉलेज तक जाऊंगा तो मेरा कितना इंप्रेशन बनेगा। फिर गाँव सोचता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले काफी सारे मास्टर्स है, मैं एक और मास्टर अपने साथ नहीं रख सकता। तभी डम्बी एकदम से गाँव और डाजी के पास आकर उन्हें उठाकर वहां से भागने लगता है। गाँव कहता है, डम्बी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? गाँव पीछे की तरफ देखता है, वो बड़ा सा एनाकोंडा उनका पीछा कर रहा है। गाँव उस एनाकोंडा को देख के सोचता है, अच्छा वो डम्बी ने हमें सही टाइम पे वहां से हटा लिया, वरना ये एनाकोंडा तो हमें खा जाता और हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम देखते हैं डम्बी उछलते हुए भागते हुए गाँव और डाजी को लेकर काफी दूर आ गया है। डम्बी ने डाजी को पूंछ से पकड़ रखा था, इसलिए इस सब उछलकूद के कारण डाजी को चक्कर आने लगते हैं। फिर गाँव डम्बी की पीठ से उतर कर कहता है, आज के दिन दूसरी बार है जब हमारा सामना इस एनाकोंडा से हुआ है, अब इसे सबक सिखाने पड़ेगा। डम्बी मार दो इसे। ये सुनकर डम्बी जोर से घुराने लगता है और अपनी छाती पीटने लगता है। फिर वो पेड़ पे कूदता हुआ तेजी से उस एनाकोंडा की तरफ जाने लगता है। डम्बी बहुत तेजी से कूदता हुआ उस एनाकोंडा के पास जा रहा है। वो एनाकोंडा डम्बी को अपने पास आता हुआ देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, डम्बी एक जोरदार छलांग लगाकर उस एनाकोंडा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। ये मुक्का बिल्कुल निशाने पर पड़ता है, इससे उस एनाकोंडा के मुंह का एक दांत टूट के गिर जाता है। इस मुक्के के दर्द से वो एनाकोंडा जोर जोर चीखने लगता है। तभी डम्बी एक और मुक्का उस एनाकोंडा के मुंह के नीचे की तरफ मारता है, इससे उस एनाकोंडा के मुंह से खून बहने लगता है। डम्बी अभी भी रुकता नहीं है, वो एक और मुक्का उस एनाकोंडा की बॉडी पे मारता है। इससे गाँव को एक इंटरफेस होता है जिसपे लिखा है घायल। फिर डम्बी 3-4 मुक्के और उस एनाकोंडा की बॉडी पे मारता है। अब गाँव को इंटरफेस होता है जिसपे लिखा है बहुत ज्यादा घायल। फिर डम्बी अपने पूरे फोर्स से एक मुक्का उस एनाकोंडा की बॉडी पे मारता है, इससे वो एनाकोंडा घसीटते हुए पेड़ों को तोड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। ये देखकर गाँव सोचता है, डम्बी ने अपनी पावर से फिर से मुझे चौंका दिया है। मैंने कभी भी डम्बी को फाइट करने का मौका नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं डम्बी का मन अभी भी भरा नहीं है। वो उस एनाकोंडा के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी गाँव को एक इंटरफेस होता है जिसपे लिखा है मास्टर नेम जायंट एनाकोंडा, स्पेशल स्किल ब्रिजक।
ये देखकर गाँव सोचता है बेशक ये तो अच्छा नहीं है। फिर गाँव चिल्लाकर डम्बी से कहता है डम्बी जल्दी वहां से दूर हटो। उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसका उसने अभी तक यूज नहीं किया है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। उस एनाकोंडा ने अपनी स्पेशल स्किल का यूज कर लिया है। वो उससे वहां पे बहुत तेज हवा चलने लगती है। वो एनाकोंडा जोर जोर से घूमने लगता है जिससे वहां पे एक भवंडर सा बन जाता है। बहुत पास होने के कारण डम्बी उस भवंडर के अंदर फंस जाता है और जोर जोर से उस भवंडर के अंदर घूमने लगता है। तभी वो ऊंचाई से पेड़ों के टकराता हुआ बुरी तरह जमीन पे आके गिरता है। गाँव डम्बी से पूछता है डम्बी तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो पाओगे, क्या मैं डाजी को। तभी डम्बी गाँव से कहता है मेरे पास भी एक स्पेशल स्किल है। ये अगर डम्बी अपने हाथ से अपने हार्ट को दबाने लगता है इससे उस एनाकोंडा के भी दर्द होता है। उसके हार्ट पे उसे दबाव फील होता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। ये देखकर गाँव सोचता है यह है डम्बी की स्पेशल स्किल जो उसे एवोल्यूशन के टाइम मिली थी। इस स्किल से वो अपने ओपोनेंट के हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। तभी वो एनाकोंडा डम्बी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। डम्बी उसे अपनी तरफ आते देख हंसने लगता है और तुरंत अपने हार्ट को जोर से दबा देता है। इससे उस एनाकोंडा की हार्ट बीट रुक जाती है और वो मर जाता है। उस एनाकोंडा के मुंह से खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं डम्बी उस एनाकोंडा के पास आकर उसे घूर रहा है। तभी गाँव को किसी के चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर गाँव दादी से कहता है दादी जल्दी चलो, किसी के चीखने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कोई मुश्किल में है, हमें चलकर उसकी मदद करनी होगी। यही अगर गाँव उस आवाज की दिशा में भागने लगता है। यहाँ से शूट होता है। हम देखते हैं टिएंग उस जंगल के अंदर आई हुई है। उसके साथ में 2 लड़कियां और उनके मॉन्स्टर्स है। ये तीनों लड़कियां एक मॉन्स्टर से लेकर भाग रही थी जिसमें एक लड़की के पैर में चोट लग जाती है। वो तीनों एक जगह पर रुकती है और हाफने लगती है। टिएंग जिस लड़की की चोट लगी है उससे पूछती है क्या तुम चल पाओगी, हमें ऐसे निकलना होगा। वो लड़की कहती है नहीं मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा ड्रिल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। टिएंग उसे देखकर कहती है ये फिर से आ गया। फिर टिएंग लोटस सीड से कहती है लोटस सीड रोको उसे। तभी वो मॉन्स्टर उन तीनों लड़कियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लोटस सीड बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर टिएंग उस घायल लड़की को अपनी गोद में उठाए कहती है जल्दी हमें ऐसे निकलना होगा। वो तीसरी लड़की कहती है हाँ जल्दी चलो। ये अगर वो तीनों लड़कियां वहां से भागने लगती है तभी उनके पीछे से वैसे एक और मॉन्स्टर जमीन में छेद करते हुए सामने आ जाता है। उसे देखकर टिएंग सोचती है यहाँ तो एक और मॉन्स्टर है। लोटस सीड उस दूसरे वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और हमारे बाकी मॉन्स्टर्स इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के काबिल नहीं है। अब हम क्या करें, अब तो भगने का भी कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों ने हमें घेर लिया है, हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी वहां डम्बी आ जाता है और उस मॉन्स्टर पे एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर वो उसके मुंह को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है। फिर ढाजी उस घायल मॉन्स्टर के पास जाकर उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर गाँव कहता है डम्बी ढाजी जाके लोटस सीड की मदद करो, वो भी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। ये सुनकर डम्बी भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके एक जोरदार मुक्का मारता है। ये मुक्का इतना तेज था कि डम्बी का मुक्का उस मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के पेट में छेद हो जाता है। इससे उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। फिर गाँव टिएंग से कहता है टिएंग तुम ठीक हो। टिएंग कहती है गाँव तुमने हमें बचा लिया, अगर तुम सही टाइम पे नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। गाँव कहता है नहीं नहीं थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तभी महकमे से आवाज आती है सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आज का मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप खत्म होता है, सभी स्टूडेंट्स वैली से बाहर निकल जाएं। जी सुनकर टिएंग कहती है आज का कैंप इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, हर बार तो ये काफी टाइम से चलता है। गाँव कहता है लगता है इतने सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का अटैक होने के कारण आज के कैंप को जल्दी खत्म कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। टिएंग कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी आज हमने बहुत कुछ देख लिया है। फिर वो सभी उस वैली से बाहर निकलकर बस से अपने कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज से गाँव अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में चलते वो सोच रहा है इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा था वैली के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। उसी मॉन्स्टर ने इन अर्थवर्म्स को लोगों पर अटैक करने के लिए भेजा था, इसलिए आज इस मिलिट्री कैंप को जल्दी खत्म कर दिया गया। यही सोचते हुए गाँव एक गली के अंदर से गुजरता है। सामने 3 लड़के उसका एंजॉय कर रहे हैं। ये 3 लड़के वही हैं जिन्हें गाँव ने उस सेफ हाउस के अंदर बंद कर दिया था। वो गाँव को देखे कहते हैं आखिरकार तुम आ गए, हमने पता लगा लिया है वो तुम ही थे जिसने हमें उस सेफ हाउस के अंदर बंद किया था। हम तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आए हैं, अब तुम्हें इसका बहुत अफसोस होगा। गाँव कहता है मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, प्लीज इस बात को सीरियसली मत लो और गुस्सा मत हो, लड़ाई से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर गाँव उन तीनों लोगों के मॉन्स्टर्स को देख के कहता है वैसे भी तुम्हारे मॉन्स्टर एलाइट लेवल के नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि मेरा रास्ता रोक सके, मेरे मॉन्स्टर्स इन्हें आसानी से हरा देंगे। फिर गाँव सोचता है इनके पास जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो लेवल 9 पर है, इन सभी मॉन्स्टर्स को तो मेरे डाजी ही अकेला हरा देगा। तभी उन तीनों लड़कों में से एक कहता है तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे, तुम यहाँ से अपनी हड्डियां तोड़वा के ही जाओगे, हम तुम्हें सबक सिखा के ही रहेंगे। ये कहते हुए लड़का अपने मॉन्स्टर को एक आयरन की रोड पकड़ाता है। ये देखकर गाँव सोचता है इस लड़की को अपने मॉन्स्टर को ये इक्विपमेंट देने की क्या जरूरत थी, इस मॉन्स्टर का शरीर ही लोहे जैसा मजबूत है, फिर इसे इस स्टील के रोड की क्या जरूरत है। इससे इस लड़के के लो IQ को पता चलता है। तभी वो बंदर जैसा मॉन्स्टर गाँव पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने स्टील की रोड से गाँव पे अटैक करता है।
गाओ कहता है, डम्बी इस मॉन्स्टर को सबक सिखाओ, इसे बताओ सबसे ताकतवर कौन है। इतना सुनते ही डम्बी गाओ के सामने आकर उस मॉन्स्टर का एक ही हाथ से गला पकड़ लेता है और फिर दूसरे हाथ से उसके सर पे मारता है। डम्बी की उंगली का एक शॉट ही उस बंदर के लिए काफी था। अपने मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हारता देख वो तीन लड़के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। डम्बी कहता है, तुम मेरे सामने इस छोटे से मॉन्स्टर को लेके आए हो जो मेरे सामने एक बच्चे की तरह है। फिर वो बंदर डम्बी से अपना सर छुड़ाकर अपने ट्रेनर के पीछे जाके छुप जाता है। उसका ट्रेनर कहता है, तुम एक 7 फीट ऊंचे गोरिल्ला हो, तुम मेरे पीछे से छुप रहे हो, तुम मेरी यहाँ बेइज्जती करा रहे हो। फिर गाँव बिना कुछ कहे वहां जाने लगता है। उसे ज्यादा देख उस गोरिल्ले का ट्रेनर सोचता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है, इसके बाद इतना ताकतवर मॉन्स्टर है, अभी के लिए अच्छा होगा हम लोग पीछे हट जाएं। ये सोचकर वो गाँव से कहता है, मिस्टर गाँव मुझे माफ कीजिए, यह केवल एक गलतफहमी हो गई थी। गाँव कहता है, कोई बात नहीं। ये कर गाँव वहां से चला जाता है। गाँव के जाने के बाद उस गोरिल्ले का ट्रेनर सोचता है, ये लड़का गाँव हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा। फिर वहां खड़ा एक दूसरा लड़का उससे कहता है, चलो किसी बार में चलते हैं, वहां चल के थोड़ा टाइम मजे करेंगे। गोरिल्ले का ट्रेनर कहता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास कुछ जरूरी काम है। वो दूसरा लड़का ठीक है बोलकर वहां चला जाता है। उन दोनों के वहां जाने के बाद उस गोरिल्ले का ट्रेनर अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और उन्हें मॉन्स्टर के आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे इस लड़के को सबक सिखाना है, अब हम घर चल के कड़ी ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद हम इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, इससे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। मैं इसे सबक सिखाने के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे यकीन है बदले की इच्छा तो तुम में भी उठ रही होगी। यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाँव अपने स्टूडियो में है। गाँव के साथ में स्टीपी भी है। गाँव स्टीपी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई मटेरियल तैयार कर रहा है। फिर गाँव स्टीपी से कहता है, स्टीपी इस जार के अंदर कूद जाओ। स्टीपी तुरंत अपने वेब की मदद से उस जार के अंदर कूद जाती है। फिर गाँव कहता है, अब हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फिर हमें उस स्टूडियो के बाहर सीन दिखाते हैं। बाहर 2 आदमी खड़े हैं, उन दोनों ने मास्क पहन रखा है, रात का समय है, ये दोनों चोर है। उनमें से एक दूसरे से कहता है, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो इस स्टूडियो के अंदर इस टाइम पे कोई भी नहीं है ना? दूसरा कहता है, हाँ मैं पूरी तरह श्योर हूँ, मैं 3-4 दिनों से लगातार इस स्टूडियो पे नजर रखे हुए हूँ, इस टाइम पे इस स्टूडियो के अंदर कोई भी नहीं होता। पहला कहता है, लेकिन हम चोरी के लिए एक स्टूडियो में क्यों आए हैं? इससे तो अच्छा होता हम किसी बैंक में चले जाते, वहां हमें इससे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। दूसरा कहता है, पागलों जैसी बातें मत करो, इस टाइम पे सब लोग क्रेडिट्स का यूज करते हैं, हम बैंक में जाके पैसे चढ़ाई क्या करेंगे? और तुम यकीन मानो एक स्टूडियो के अंदर काफी अच्छे अच्छे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम हजारों करोड़ों रुपए में बेच सकते हैं। फिर वो चोर अपने मॉन्स्टर की मदद से अपने हाथ में जेल सा कुछ बना लेता है और कहता है, अब हमें हमारे फिंगरप्रिंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो अब अंदर चलते हैं। और देखो यहाँ पर ये मिलिट्री का बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है, यानी इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ कीमती सामान होगा, इसी के लिए इतनी सिक्योरिटी रखी गई है, जल्दी से इस ग्लास को तोड़ो। ये सुनकर वो पहला चोर अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकालता है और कहता है, इस डब्बे के अंदर एक मिलिट्री की माइन है, इसकी मदद से हम इस कांच को आसानी से तोड़ सकते हैं, थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ, क्योंकि हो सकता है ग्लास के टूटने पर उसके टुकड़े हमें भी लग जाए। ये करो चोर उस ग्लास के ऊपर उस माइन को सेट करने लगता है। दूसरा चोर कहता है, जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुम्हें एक मॉन्स्टर को खरीद लेना चाहिए था, तुमने इस माइन को खरीदने में सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं। पहला चोर कहता है, बकवास बंद करो, ये माइन रेडी है, अब बस इस बटन को दबाना है, उसके बाद में यह एक्सप्लोजन हो जाएगा। यही करो चोर उस बटन को दबा देता है। बटन को दबाते ही वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे उस कांच के अंदर एक छेद हो जाता है। एक्सप्लोजन की आवाज गांव तक पहुंच जाती है। गांव कहता है, ये आवाज किस तरह की थी? फिर गांव कंप्यूटर के ऊपर कैमरे चेक करने लगता है, उसे कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। गांव कहता है, लगता है किसी ने कैमरे को कवर कर दिया है, यानी इसका मतलब कोई स्टूडियो के अंदर चोरी करने के लिए आ रहा है। ये उसका गांव तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है, हेलो सर, मैं फीपिंग स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, फीपिंग स्टूडियो में चोरी होने वाली है, प्लीज आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, मेरा नाम गांव पेंग है। तभी वो दोनों चोर गांव के वर्करूम के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों चोरों में से गांव के मुंह पर अपने हथौड़े से एक जोरदार वार करता है। हथौड़ा पड़ते ही गांव का सर खुल जाता है और गांव के सर में से खून बहने लगता है। फिर गांव बेहोश होकर जेल में गिर जाता है। दूसरा चोर कहता है, क्या ये मर गया? पहला कहता है, नहीं अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर में मर जाएगा, चलो छोड़ो इसे और जल्दी से यहाँ कुछ काम ढूंढो और यहाँ से निकलो। फिर वो दोनों चोर उस वर्करूम के अंदर कुछ काम ढूंढने लगते हैं। स्टीपी भी उसी वर्करूम के अंदर है। गांव को इस तरह घायल पड़ा देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत उस जार से बाहर निकलती है। उन चोरों में से एक कहता है, क्या तुमने वो आवाज सुनी? दूसरा कहता है, नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी पहला चोर पीछे की तरफ देखता है, उसे वहां पर स्ट्रीपी दिखाई देती है। वो चिल्ला के कहता है, देखो यहाँ पर क्या है। तभी स्ट्रीपी उन दोनों चोर के पास आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें जान से मार देती है। उन दोनों चोरों की चीखें बिल्डिंग के बाहर तक सुनाई देती है। तभी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस की कार आकर रुकती है। पुलिस बिल्कुल सही टाइम पे आई है, सब कुछ खत्म होने के बाद। उन दोनों चोरों की चीखें सुनकर वो दोनों पुलिस के कर्मचारी भाग के फीपिंग स्टूडियो की तरफ जाते हैं। वहां पहुंच कर देखते हैं फीपिंग स्टूडियो का गेट टूटा हुआ है। उन्हें वहां पर ब्लड की स्मेल आती है। उन दोनों ऑफिसर्स में से एक कहता है, लगता है अंदर कुछ खतरनाक हुआ है। फिर वो दोनों ऑफिसर्स अपने वॉकी टॉकी में कहते हैं, हमें फीपिंग स्टूडियो के अंदर बैकअप चाहिए,
ये करो दोनों ऑफिसर्स उस स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं। स्टूडियो के अंदर घूमते हुए उन्हें वहां पर बहुत सारा खून और 2 लोगों की लाश दिखाई देती है जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ये दोनों लाशें उन दोनों चोरों की है जिनको स्टीपी ने अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके बुरी तरह से मार दिया है। उन दोनों चोरों की कटी फटी लाशें देखकर वो दोनों ऑफिसर्स कहते हैं इन दोनों को तो किसी राक्षस ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कॉल करो। तभी उन्हें गांव की आवाज आती है, क्या आप लोग पुलिस हैं? वो दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपनी गन निकाल लेते हैं और कहते हैं अपने हाथ ऊपर करो। दूसरा ऑफिसर कहता है जल्दी अपने हाथ ऊपर करो वरना हम शूट कर देंगे, हिलने की कोशिश ही मत करना। गांव कहता है शांत हो जाइए, मैं विक्टिम हूँ, मेरा नाम गांव पेंग है, मैंने आपको कॉल किया था। वो दोनों ऑफिसर्स गांव की एक बात भी नहीं सुनते और गांव को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और गांव को इंटरोगेट करने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं गांव के सर पे पट्टी बंधी हुई है। उन दोनों ऑफिसर में से गांव से पूछता है तुमने उन दोनों को क्यों मारा? गांव कहता है ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ। वो ऑफिसर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, सेल्फ डिफेंस में कोई किसी को इतनी बुरी तरह नहीं मारता। गांव कहता है आप मेरे सर पे देखिए, ये मुझे चोट लगी है, उन्होंने मुझ पे पहले अटैक किया था। वो ऑफिसर कहता है अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी कोई उस कमरे गेट पर नॉक करके अंदर आ जाता है। हम देखते हैं ये टैंग टैंग है। टैंग टैंग के साथ में एक पुलिस का हायर ऑफिसर भी है। वो वहां खड़े दोनों ऑफिसर से कहता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने जो कुछ भी किया वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था, इस लड़के को छोड़ दो। इतना सुनते हुए दोनों ऑफिसर ठीक है बोलकर गांव पेंग को वहां से जाने देते हैं। फिर हम देखते हैं गांव टैंग टैंग उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। गांव कहता है आपको ये बात पता है, इसका मतलब मेरे ग्रैंडपा को भी ये बात पता चल गई होगी। टैंग टैंग कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें चोट लगी है और तुम पुलिस स्टेशन के अंदर हो वो काफी परेशान हो गए थे। वैसे अब तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है? गांव कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी चोट का अधिकतर हिस्सा स्टीपी ने अब्सॉर्ब कर लिया था क्योंकि मैं स्टीपी के साथ कनेक्टेड हूँ और स्टीपी की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं केवल उस चोट के इम्पैक्ट के कारण बेहोश हो गया था और ये पट्टी भी मैंने केवल इसलिए बांधी है ताकि देखने से लगे मैंने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है और मुझे भी इस सब में काफी चोट लगी है। टैंक गांव के कंधे पर हाथ रख के उसे कहती है गांव तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम अपने घर जाओ और घर जाके आराम करो। फिर हम देखते हैं गांव अपने घर पर है, वो अपने बेड पे सो रहा है। पीछे से एक आदमी उस पर अटैक करने के लिए उसके पास आ रहा है। उस आदमी के पास में एक चाकू है। गांव भी उसे अपने पास आता हुआ फील कर लेता है। तभी वो आदमी गांव पे अटैक करने के लिए अपना चाकू जोर से घुमाता है। गांव तुरंत उस बेड पे से कूदकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर गांव उस आदमी की तरफ देखता है। ये आदमी उन्हीं चोरों में से एक था जो फीपिंग स्टूडियो में चोरी करने के लिए आए थे और जिनके स्टीपी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। गांव से पूछता है तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर गए थे ना? वो चोर कहता है मैं यहाँ तुझसे बदला लेने के लिए आया हूँ, तू मेरे साथ ही चलेगा। ये करो चोर अपने चक्कू से गांव के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है मुझे पता है जब उस स्पाइडर ने हम पर अटैक किया तब तुम बेहोश नहीं हुए थे, तुम जगे हुए थे, तुम केवल नाटक कर रहे थे। तुम चाहते तो उस स्पाइडर को रोक सकते थे, तुम चाहते तो अपने स्पाइडर से हमें वेब में फंसाने के लिए कह सकते थे, उसके बाद तुम हमें पुलिस में सौंप देते, इससे हमारी जान बच जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बुरी मौत हुई। गांव कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस टाइम पे मैं जगा हुआ था, मैं तुम्हें मरते हुए देख रहा था, तो क्या हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, तो क्या हुआ मैंने तुम्हें बचाया नहीं, वैसे भी तुम वहां मुझे मारने के लिए आए थे, तो मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। तभी कोई गांव के कंधे पर हाथ रखता है। गांव पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उस चोर का दूसरा साथी खड़ा हुआ है। उस चोर का सर नहीं है, उसके हाथ में एक हथौड़ा है। वो कहता है ये सब तुम हेल के राजा को समझाना, तुम हमारे साथ नर्क में चलोगे। ये करो आदमी अपना हथौड़ा जोर से गांव के मुंह पर मारता है। हथौड़ा गांव के बढ़ते ही गांव की आंखें खुलती है। हम देखते हैं गांव ने जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था। गांव सोचता है मुझे इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं, क्या मैं इतना ज्यादा डरा हुआ हूँ, या फिर शायद ये केवल मेरा गिल्ट है, मैंने उन दोनों चोरों को बचाया नहीं। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें गांव के स्कूल का सीन दिखाते हैं। गांव के स्कूल के ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। उस पिंजरे के सामने काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स की भीड़ में कहीं गांव पेन भी खड़ा है। कोच उन स्टूडेंट्स के सामने खड़ा है। वो उनसे कहता है आप सभी के एग्जाम बहुत ज्यादा पास हो चुके हैं, इसलिए आपकी ट्रेनिंग की डिफिकल्टी अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज आपकी फाइट एक एलीट लेवल के मोस्टर के साथ होगी। इस मोस्टर का नाम स्केलविंग ब्लू बैट है। जिस भी मोस्टर ट्रेनर का मोस्टर इस ब्लू बैट को हरा देगा, मैं उसे ये ब्लू बैट दे दूंगा। ये सुनकर गांव उस पिंजरे के अंदर देखता है। उस पिंजरे के अंदर एक कोने में छोटा सा ब्लू कलर का मोस्टर लटका हुआ है। उसे देखकर गांव को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है मोस्टर नेम स्केलविंग ब्लू बैट, मोस्टर कंडीशन हेल्दी, मोस्टर लेवल 20, मोस्टर ग्रेड एक्सीलेंट, मोस्टर एट्रीब्यूट गोल्ड, मोस्टर वीकनेस लाइट, सेकंड विंड। कोच का ऑफर सुनकर एक स्टूडेंट सामने आता है और कहता है मैं इस मोस्टर के साथ सबसे पहले फाइट करना चाहता हूँ। हम देखते हैं उस स्टूडेंट के पास एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बेयर है। उस बेयर को देखकर गांव को इंटरफेस शो होते हैं जिसपे लिखा है मोस्टर नेम इलेक्ट्रिक क्लस्टर बेयर, मोस्टर लेवल 18, मोस्टर ग्रेड एक्सीलेंट, मोस्टर कंडीशन हेल्दी,
मोस्टर एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक। कोच कहता है ठीक है, अपना बेस्ट देना। फिर वो बैट उस केज के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं वो बैट जमीन पर है और वो बैट काफी ऊंचाई पे लटका हुआ है। वो बैट उस बैट को देखकर जोर से घुर्राता है और उसे लड़ाई के लिए नीचे बुलाता है, लेकिन इससे उस बैट पे कोई असर नहीं पड़ता। वो वहां लटका लटका ही सो जाता है। इससे उस बैट को गुस्सा आ जाता है, वो और जोर से घुर्राता है। इससे उस बैट की आंखें खुल जाती है। वो तुरंत नीचे आकर उस बैट के ऊपर एक सुपरसोनिक अटैक करता है। सुपरसोनिक अटैक उस बैट के पड़ते ही उस बैट की बॉडी में से कई जगहों से खून बहने लगता है। उसकी बॉडी पर कई जगहों पे कट लग जाते हैं। कोच कहता है जल्दी, ये फाइट खत्म हुई, ये बेर हार चुका है। फिर कुछ लोग आकर उस बेर को घीसते हुए बाहर निकालते हैं। उस बेर का ट्रेनर अपने मोस्टर के पास आकर रोने लगता है। ये देखकर गौ सोचता है इस बेर और बैट के बीच केवल 2 लेवल का डिफरेंस था, फिर भी इस बैट ने केवल एक ही अटैक से इस बेर को हरा दिया। इस बैट का सुपरसोनिक अटैक बहुत ज्यादा शानदार है। फिर कोच बाकी स्टूडेंट से पूछता है क्या कोई और ट्रैक करना चाहेगा। एक स्टूडेंट अपना मुंह फेरते हुए कहता है मेरा अच्छा नहीं भारी है, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक लड़की कहती है हाँ मेरा भी। ये कर वो भी दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। फिर कोच खुद एक स्टूडेंट के पास आकर उससे कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। वो स्टूडेंट तुरंत जमीन में बैठकर अपना पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है और कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन सभी स्टूडेंट्स के ये सब नाटक देखकर कोच कहता है तुम सभी लोग गलत जगह पर आ गए हो, तुम सभी को ड्रामा स्कूल में जाना चाहिए था, ये तुम गलत जगह पर हो। तभी गौ अपना हाथ उठा के सामने आता है और कहता है कोच इस बार मैं ट्राई करना चाहूंगा। हम देखते हैं गांव के पीछे डम्बी खड़ा है जिसने एक बड़ा सा ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ रखा है। गांव का इशारा मिलते ही डम्बी अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट हटा देता है और उस पिंजरे के अंदर चला जाता है जिसके अंदर वो चमगादड़ है। डम्बी के पिंजरे के अंदर जाने के बाद कोच का इशारा मिलते ही दोनों मोस्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डम्बी देखता है वो चमगादड़ काफी ऊंचाई पे लटका हुआ है। उस चमगादड़ को देखकर डम्बी पिंजरे की सलाखों पे लटकता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उस चमगादड़ के पास पहुंचकर उसके मुक्का मारने के लिए अपना हाथ घुमा देता है। वो चमगादड़ उड़ के उस अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन उस चमगादड़ की स्पीड काफी स्लो है। गांव का मुक्का उसके मुंह पर पड़ ही जाता है और उसके मुक्का पड़ते ही उसके मुंह से खून बहने लगता है। फिर डम्बी जमीन पे गिरता है। डम्बी की जमीन पे गिरते ही वो चमगादड़ डम्बी के पास आकर उस पर एक सुपरसोनिक अटैक करता है। जी देखकर गांव सोचता है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। अब बस डम्बी को मौका देखकर एक अटैक करना है। वो चमगादड़ नीचे आ गया है, अब डम्बी उस पर आसानी से अटैक कर सकता है। डम्बी काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे यकीन है वो इस मॉन्स्टर की सुपरसोनिक अटैक को सहन कर सकता है। थोड़ी देर में ही चमगादड़ थक जाएगा, उसके बाद में इसकी आवाज भी धीमी पड़ जाएगी। उसके बाद डम्बी इस पर अटैक करेगा। तभी गांव ने जैसा प्लान किया था वैसा होने लगता है। उस चमगादड़ की आवाज धीमी पड़ने लगती है, वो चमगादड़ थक जाता है। तभी डम्बी कूदकर अपने दोनों हाथों से उस चमगादड़ की पीठ पर एक जोरदार अटैक करता है। डम्बी के दोनों हाथों का मौका पड़ते ही वो चमगादड़ बहुत तेजी से जमीन पर गिरता है। फिर डम्बी उसी ऊंचाई से नीचे आता हुआ उस चमगादड़ के मुंह पर 2 जोरदार मुक्के मारता है। ये 2 मुक्के पड़ते ही उस चमगादड़ की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और इस लड़ाई में डम्बी की जीत हो जाती है। फिर डम्बी उस चमगादड़ की पूंछ को पकड़कर उसे पिंजरे के बाहर ले आता है। फिर गांव कोच से कहता है कोच अभी आपने कहा था जो भी स्टूडेंट इस मॉन्स्टर को हरा देगा आप ये मॉन्स्टर उसे दे देंगे, यानी ये मॉन्स्टर अब मेरा है। कोच कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, अब ये मॉन्स्टर तुम्हारा हुआ। फिर गांव पीछे मुड़कर सभी स्टूडेंट से कहता है जो भी स्टूडेंट इस मॉन्स्टर में इंटरेस्टेड हो वो मुझसे आके मिले, मैं इस मॉन्स्टर को 500 क्रेडिट में बेच रहा हूँ, ये ऑफर केवल आज के लिए है। तभी गांव के पास टियांग आती है और उसे कहती है तुम इस मॉन्स्टर को बेच रहे हो तो तुम इसे मुझे बेच दो। गांव कहता है ये बैट फ्लाइंग टाइप है, फिर भी इसकी फ्लाइंग स्पीड काफी कम है, तुम एक बार फिर से सोच लो क्या तुम इस मॉन्स्टर को खरीदना चाहती हो। टियांग कहती है हाँ मैं चाहती हूँ और ये रहे तुम्हारे 500 क्रेडिट। ये कर टियांग अपना मोबाइल निकालती है और गांव को अपने मोबाइल से 500 क्रेडिट ट्रांसफर कर देती है। ये देखकर गांव बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है ये डील काफी अच्छी रही टियांग, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज्यादा अमीर हो, अब ये मॉन्स्टर तुम्हारा हुआ। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद गांव शाम को अपने घर जाने लगता है। घर जाते हुए गांव अपने मोबाइल में देख रहा है, मोबाइल में उसे एक ट्रक की एड दिखाई देती है। गांव तुरंत उसे खरीद लेता है। फिर गांव डम्बी को उस ट्रक के बारे में बताने लगता है। यही सब बातें करते हुए गांव अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचे गांव अपने घर के एक ड्रॉर में से एक फोटो निकालता है। ये फोटो उसके पेरेंट्स की थी। गांव से देख के कहता है मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया में काफ़ी अकेला हूँ। वैसे मुझे पता है मेरे ग्रैंडपा हैं, लेकिन मैं उनसे अभी तक मिला नहीं हूँ, मुझे यकीन है हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें 3-4 वीक बाद का सीन दिखाते हैं। वो दिन आ गया है जिस दिन गांव का मोस्टर ट्रेनर एंट्रेंस एग्जाम है। गांव अपने उस बड़े से ट्रक से एंट्रेंस एग्जाम में पहुंचता है। वहां पर काफी हाई सिक्योरिटी रखी गई है। सभी लोग गांव के उस ट्रक को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। गांव की ट्रक का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। फिर गांव और उसके सभी मॉन्स्टर्स उस ट्रक में से उतरकर एग्जाम सेंटर की लाइन में जाकर लग जाते हैं। ये लाइन काफी ज्यादा लंबी है। लाइन में आगे काफी सारे ट्रेनर्स के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं। तभी लाइन में खड़े एक ट्रेनर का मॉन्स्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इधर से उधर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपने मॉन्स्टर को कह के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं।
वो सभी मॉन्स्टर्स मिलकर उस एक मॉन्स्टर को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर उस मॉन्स्टर का ट्रेनर कहता है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी गलती नहीं है, ये मॉन्स्टर मेरे डैड का है, मैं उनसे बिना पूछे इसे यहाँ लेके आ गया था, प्लीज उसे जाने दो। ये सुनकर एक ऑफिसर उस लड़के के पास आता है और उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो चिल्ला के दो सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है, इस लड़के को बाहर निकालो। फिर दो ऑफिसर्स उस लड़के को उठाकर वहां से लेके जाने लगते हैं। वो लड़का रोने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए। वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है, नहीं, तुमने रूल्स तोड़े हैं, रूल्स में साफ साफ लिखा था तुम्हें केवल अपने मॉन्स्टर्स का यूज करना है, अब तुम्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, बाहर फेंको इसे। फिर काफी देर तक शांति से लाइन में लगने के बाद गांव फाइनली अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचने से पहले गांव को एक नेम प्लेट दी जाती है जिसके ऊपर A5 लिखा है, जिसके अंदर A गांव का एरिया है और 5 गांव का नंबर है। गांव अंदर पहुंचे देखता है वह एग्जामिनेशन हॉल अंदर से बहुत बड़ा है। गांव से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एरिया A को ढूंढने लगता है। गांव चलते चलते सोचता है, मैंने इस एग्जाम के रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, रूल्स में लिखा था हर स्टूडेंट्स को एरिया में डिवाइड किया जाएगा और हर एरिया में 8 ट्रेनर्स होंगे। फिर गांव चलते चलते एरिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है वहां उसके अलावा 7 ट्रेनर्स और है जिनमें सबके पास बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है। वहां पर एक लड़की के पास लेवल 25 का ब्लैक कलर का एनाकोंडा है, वहीं एक लड़की के पास एक रेड कलर का टाइगर है। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स के पास बहुत अजीब तरह के मॉन्स्टर्स है। फिर एग्जाम का फर्स्ट राउंड शुरू होता है। हम देखते हैं गांव और डम्बी एक बड़े से पिंजरे के अंदर बंद है। तभी माइक में से आवाज आती है, कैंडिडेट 5 तैयार हो जाएं, अब आपकी बारी है। फिर उस पिंजरे के सामने वाला ये गेट खुलने लगता है। उस पिंजरे में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसे देखकर गांव को एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम लेक साइड जायंट स्कॉर्पियन, मॉन्स्टर लेवल 22, मॉन्स्टर वीकनेस इलेक्ट्रिसिटी। उसे देखकर गांव सोचता है, ओह नहीं, मुझे इस फाइट के लिए डाजी को चुनना चाहिए था, लेकिन मैंने डम्बी को चुना है। ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि डम्बी केवल लेवल 20 पर है और ये मॉन्स्टर 22 पर। फिर गांव डम्बी से कहता है, डम्बी आगे बढ़ो, तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। इस मॉन्स्टर के ऊपर साइड से इसकी पीठ पर अटैक करना वही इसका सबसे वीक स्पॉट है। जैसे उनको डम्बी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसकी पीठ पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो स्कॉर्पियन अपने पीछे वाले टंग से डम्बी पर अटैक करता है। इस अटैक के फोर्स से डम्बी जमीन पर गिर जाता है। फिर वो स्कॉर्पियन अपने पीछे वाले डंग को डम्बी की बॉडी में घुसाने की कोशिश करता है। डम्बी तुरंत अपने एक हाथ से उस स्कॉर्पियन के उस डंग को पकड़ लेता है। तभी वो स्कॉर्पियन अपने दोनों हाथों से डम्बी पर अटैक करने की कोशिश करता है। डम्बी तुरंत उस स्कॉर्पियन के पीछे वाले डंग को पीछे की तरफ फेंक कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे ही डम्बी उस स्कॉर्पियन के दोनों हाथों को पकड़ता है उसका लेवल अप हो जाता है। डम्बी अब लेवल 21 में पहुंच चुका है। डम्बी के लेवल 21 में पहुंचते ही गांव बहुत खुश जाता है। गांव को एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है, न्यू स्किल एडेड। उसे पढ़कर गांव डम्बी से कहता है, डम्बी अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को अपने पैर में कॉन्सेंट्रेट करो और इस मॉन्स्टर के ऊपर एक किक मारो। डम्बी ओके बोलकर अपने बॉडी की सारी एनर्जी को अपने पैर में कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर एक जोरदार किक उस मॉन्स्टर के हाथ पे मारता है। वो किक हाथ में बढ़ते ही उस मॉन्स्टर का वो हाथ उखड़ जाता है। फिर डम्बी उस एनर्जी को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करके उस मॉन्स्टर को उठा के दूर फेंक देता है। फिर वो तुरंत उछलकर उस मॉन्स्टर के पीठ पर अपने हाथ से अटैक करता है। ये अटैक बढ़ते ही वो मॉन्स्टर बीच में से कट जाता है और उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और इस फाइट में डम्बी की जीत होती है। फिर गांव की नजर उस पास वाले पिंजरे पर पड़ती है जिसके अंदर उस लड़की का वो एनाकोंडा है। गांव देखता है उस एनाकोंडा ने भी उस फाइट को खत्म कर दिया है। फिर गांव की नजर उस एनाकोंडा के उभरे हुए पेट पे पड़ती है। गांव से देख के समझ आता है उस एनाकोंडा ने अपने अपोनेंट को निगल लिया है। फिर उस एंट्रेंस एग्जाम के फर्स्ट राउंड की सेकंड फाइट शुरू होती है जिसमें गांव की फाइट एक घोंगे जैसे मॉन्स्टर के साथ होती है। गांव ने इस बार डाजी को चुना है। इस फाइट में डाजी का लेवल 18 है, वहीं उसके अपोनेंट का लेवल 21 है। फिर भी फाइट शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही डाजी उस फाइट को खत्म कर देता है। डाजी अपने केवल एक ही इलेक्ट्रोशॉक अटैक से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। ये देखकर गांव डाजी से कहता है, डाजी बहुत अच्छे। फिर गांव उस ब्लैक एनाकोंडा की ट्रेनर को देखता है। उस लड़की ने अपने तीनों अपोनेंट्स को हरा दिया है और वो एक इंस्ट्रक्टर के साथ वहां से जा रही है। तभी माइक में से आवाज आती है, कैडेट 5 थर्ड फाइट के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहते ही सामने वाला गेट खुलता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। उसे देखकर गांव को एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम डेट लीफ मेंटिस, मॉन्स्टर लेवल 16, मॉन्स्टर ग्रेड नॉर्मल, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट वुड, मॉन्स्टर वीकनेस फायर। ये पढ़कर गांव सोचता है इस ट्रीपी का एट्रीब्यूट अर्थ है और इस मेंटिस का वुड, यानी इस फाइट के अंदर इस मेंटिस का एडवांटेज है। ये फाइट इस ट्रीपी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर इस ट्रीपी ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया तो मुझे 10% एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद स्ट्रीपी और उस मेंटिस के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वो मेंटिस स्टार्टिंग में स्ट्रीपी के ऊपर अटैक करता है। वो 2 बार स्ट्रीपी को वार करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रीपी दोनों अटैक को डॉच कर लेती है। उस मेंटिस के ये सब मूव्स देखकर स्ट्रीपी को मेंटिस पसंद आ जाता है। स्ट्रीपी की आंखें चमकने लगती है। ये देखकर गांव सोचता है स्ट्रीपी की आंखें चमक रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी स्ट्रीपी उस मेंटिस के आसपास डांस करने लगती है। ये देखकर वो मेंटिस सोचता है ये क्या हो रहा है, ये कर क्या रही है।
डाजी भी स्ट्रीपी को देखकर हंसने लगता है। गाओ स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी ये तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पर फाइट करने आए हैं, फाइट पे ध्यान दो। स्ट्रीपी कहती है, क्या कह रहे हो? क्या हम यहाँ केवल फाइट करने आए हैं? तभी वो मेंटिस स्ट्रीपी के सिर पर अटैक करता है। स्ट्रीपी की आर्मर बॉडी के कारण स्ट्रीपी के इससे कुछ भी नहीं होता। स्ट्रीपी कहती है, कुछ भी नहीं हुआ, केवल एक मच्छर काटे जितना दर्द हुआ। फिर वो मेंटिस अपने हाथ की तरफ देखता है, जिस हाथ से उसने स्ट्रीपी के ऊपर अटैक किया था उस हाथ के ऊपर एक क्रैक पड़ गया है। फिर वो मेंटिस उछलता है और स्ट्रीपी के ऊपर बॉडी स्लैम अटैक करने की कोशिश करता है। स्ट्रीपी तुरंत अपने वेब की मदद से उस मॉन्स्टर को बांधकर जमीन पर गिरा देती है और गांव से कहती है, मास्टर ये मुझसे लड़ने के लिए आया है, ये मॉन्स्टर तो कितना कमजोर है। ये सुनकर उस मेंटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने धारदार हाथों से स्ट्रीपी के वेब को काटकर आजाद हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वो स्ट्रीपी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और स्ट्रीप के मुंह के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इससे स्ट्रीपी के मुंह पे बहुत तेज दर्द होता है। स्ट्रीपी कहती है, तुमने स्ट्रीपी को दर्द दिया, अब स्ट्रीपी तुम्हें दर्द देगी। ये कर स्ट्रीपी अपना एक हाथ उस मॉन्स्टर के सीने के आर पार कर देती है। इससे उस मॉन्स्टर के सीने से खून बहने लगता है और वो मर जाता है। स्ट्रीपी फिर भी रुकती नहीं है, वो उसी हाथ से उस मॉन्स्टर के सीने पर अटैक करती जाती है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर गांव के पास आता है और गांव से कहता है, अब रुक भी जाओ, ये राउंड खत्म हो चुका है, तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। ये सुनकर गांव स्ट्रीपी को रुकने के लिए कह देता है। इंस्ट्रक्टर आगे कहता है, कैडेट 5 तुमने ये राउंड पार कर लिया है, अब तुम एग्जामिनेशन के सेकंड राउंड में जा सकते हो।